एट वाइटो कैपिटल कितना पैसा मैनेज कर रहे हो? 80,000 करोड़ के ऊपर है। वाओ, लाइक इट्स ऑलमोस्ट व्हाट $10 billion. व्हेन डू यू थिंक सेंसेक्स विल टच 1,50,000? अभी 2000 में सेंसेक्स शुड क्रॉस 1.5 लाख। का ऑप्को फिनको फ्रेमवर्क बना कैसे और इसको यूज़ कैसे करते हो आप कंपनीज को इवैल्यूएट करने के लिए? असली कमाई है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर की जो कमाई है वही असली कमाई है, बाकी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। न्यू एज जो स्टार्टअप्स भी जो लिस्ट हुए, जोमेटो, देन पेटीएम, देन नाइका, वुड यू बी लाइक कि नहीं ये तो नए नए स्टार्टअप से लिस्ट हुए, सो लाइक यू वुडंट वांट टू गेट इनटू दोस बिजनेसेस? New age companies I've experienced in 98 to 2006 I was managing money in the US. The whole dot-com bubble I had the opportunity to experience. Google में day one investor था and there are other companies where I invested in day one in my US portfolios. So we don't ignore new age companies at all. और अगर कोई एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है, व्हाट वुड यू एडवाइस कि असेट एलोकेशन क्या होना चाहिए? तो someone may feel uncomfortable investing क्योंकि रात को नींद आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 100% इन्वेस्ट करके आपको नींद नहीं आ रही रात को कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, तो उसको रिड्यूस कर दो। मेरा तो वैसे पूरा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में है, बट स्टॉक्स में जब होता है तो आई डोंट नो व्हाई आई लाइक टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। मैं तो सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप में ही डालता हूँ मेजर। सो नाउ डोनाल्ड ट्रम्प has been elected as the president of US. How do you see that impacting the Indian stock markets or the economy? Well, वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माई ऑडियंस हु इज वॉचिंग दिस कंटेंट हैज़ नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्जेशन विद कुशल। प्रशांत सर, वेलकम टू कॉन्वर्जेशन विद कुशल। कैसे हो आप? doing good. Thank you, Kushal. Thanks for having me here. ऑसम। सो अभी एट वाइटो कैपिटल अभी आप टोटल कितना पैसा मैनेज कर रहे हो? So globally, अगर आप देखो domestic clients and offshore सब मिला के, and we have India strategy as well as a global emerging market strategy where we invest Mexico से कोरिया, साउथ कोरिया के बीच करीबन 25 कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो सब मिला के 80,000 करोड़ के ऊपर है। मेनली इंडिया सबसे बड़ा पीस है उसमें। Wow, like it's almost what $10 billion. Close to 10 billion. Wow, that's a lot. So चलो हम आपके फिर इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में बात करते हैं। लेट्स टेक यू बैक टू योर अर्ली डेज। तो आपने स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना कब से शुरू हुआ एंड कैसे हुआ था वो सब? Certainly. तो ये 1985 के जून में फर्स्ट टाइम stumbled across something like stock market. ऐसे शुरू हुआ कि obviously say I was born in middle class family में मेरी पैदाइश हुई थी, बट अड़ोस पड़ोस में सब रईस लोग थे, मेरे दोस्त काफ़ी रईस थे। तो जो भी गैजेट्स होते थे, जैसे समझो वीडियो प्लेयर, उस टाइम में कलर टीवी, वीडियो प्लेयर, इवन ब्लैक एंड वाइट टीवी उसके पहले वुड नॉट बी एट होम। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच पड़ोस में जाके देखते थे। अमिताभ की मूवीज़ मुझे याद है, मैक्सिमम मूवीज़ अमिताभ की मैंने बालकनी के दरवाजे में से पड़ोसी के जो हमारे मकान मालिक थे उनके देखी है। तो जब तक उन लोग एसी नहीं चालू करते थे तब तक तो दरवाज़ा खुला रखते थे, जब एसी चालू करते तो डोमेस्टिक स्टाफ आके बालकनी का दरवाज़ा बंद करता और मूवी अधूरी रह जाती थी। तो हमेशा ऐसे मन में रहता कि अपने को भी पैसा कमाना चाहिए, और मॉम एंड डैड पेरेंट्स भी काफ़ी प्रोत्साहन देते थे। माय डैड हैड गुड स्टोर था हमारा गारमेंट का, जिस पे मैं भी काफ़ी बैठता था, बट हमेशा एनकरेज किया कि कुछ बड़ा काम कर, फैक्ट्री लगा, ये वो। तभी कोई शेयर बाज़ार का, डैड इन्वेस्ट करते थे बट उनको ऐसा था शेयर बाज़ार में तो अनपढ़ गवार लोग इन्वेस्ट करते। तो अभी 1985 में क्या हुआ, 1984 के बाद में ऑब्वियसली मेजर इवेंट हुआ। 84 के एंड में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, तो काफ़ी पैनिक वगैरह उस टाइम पे तो हुआ। बट 85 वॉज अ ईयर फॉर वेराइटी ऑफ रीजन्स, मार्केट 100% ऊपर था सेंसेक्स। आज तक कैलेंडर ईयर के प्रमाण से आप देखो तो 85 इज़ द बेस्ट ईयर फॉर एज अ कैलेंडर ईयर। तो लाइक मैनी रिटेल इन्वेस्टर्स आई ऑल्सो गॉट सक्ड इन। और क्या फैमिली में सारा पैसा, फादर की जो भी सेविंग्स थी, ग्रैंड फादर की थी, ग्रेट ग्रैंड फादर के टाइम से जो थी, जो भी छोटी मोटी सेविंग्स थी वो शेयर बाज़ार में ही लगी हुई रहती थी। तो काफ़ी तो ऑड लॉट भी रहते थे, 2 शेयर 5 शेयर 10 शेयर IPOs में लगे हुए कई शेयर्स थे, ऐसे 150 कोई कंपनियां थी। तो जून 85 में माय ग्रेट ग्रैंड मदर पास्ट अवे
तो रिचुअल जो होता है कि 12 तब फॉलो ज़्यादा होता था रिचुअल, 12 दिन तक ऑल मेंबर्स ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली वुड गेट टुगेदर एट आर प्लेस इन अंधेरी और सिर्फ शेयर बाज़ार के ही बारे में बात करें। ग्रैंड माँ के बारे में तो, बड़ी दादा के बारे में तो कोई बात नहीं करता था, सब शेयर बाज़ार में कैसे हाउ दे आर मेकिंग अ किलिंग वही बात करते रहते थे। तो बहुत एक्साइटमेंट हो गया। अरे तभी मैं 13.5 साल के उम्र का था एंड आई वॉज रीडिंग द बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो बोला इन लोग बात कर रहे 4 गुना हो गया लोकोमोटिव में, 10 गुना हो गया सेंचुरी में और नॉसिल में, और ये सब अलग अलग, समझ में नहीं आ रहा था ये इतना पैसा कैसे इतना मल्टीप्लाई हो सकता है। मैं बोला मेरे पास 5,000 रुपये सब दिवाली के जमा है। मैं 2 के टेबल से, वो लॉग ऑफ 2 टेबल से हमेशा काफ़ी फेमिलियर रहा हूँ। तो मैंने कैलकुलेट किया 5,000 का मैं तो 11 साल में करोड़पति हो सकता, और करोड़पति उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी, जो हमारे मकान मालिक और पड़ोसी लोग उस वक्त थे। तो दैट एक्साइटमेंट ने मेरे को इंटरेस्ट किया। फिर हर सुबह पहले न्यूज़पेपर वाज माय अलार्म क्लॉक। ऐसे नहीं उठता था, बट न्यूज़पेपर आते ही दादाजी फेस पे न्यूज़पेपर रख देते थे, मुंबई समाचार, जिसमें सब स्टॉक्स के भाव आते थे। जैसे ही न्यूज़पेपर आया मैं उठ के सारे स्टॉक्स के भाव देखकर, अपने जो पोर्टफोलियो में उनके भाव देखकर, वो सब, वैसे मेरी रुचि शेयर बाज़ार में पहले डेवलप हुई। और फिर उस पर तभी ऑब्वियसली इंटरनेट तो था नहीं, कुछ मुंबई समाचार वॉज दी ओनली रियल न्यूज़पेपर विच हैड एनी कवरेज ऑफ द स्टॉक मार्केट। फिर कुछ उसी दौरान 1-2 साल आगे पीछे दलाल स्ट्रीट जर्नल शुरू हुई, फर्स्ट पब्लिकेशन। तो वो रीड करना, जो भी मिले हाथ लगे, एनुअल रिपोर्ट्स काफ़ी रीड करते थे, क्योंकि 150 कंपनियों के कुछ शेयर थे, चाहे एक शेयर भी आपको एनुअल रिपोर्ट तो आ ही जाती है घर पे। तो दादाजी प्रोत्साहित करते थे कि भाई एनुअल रिपोर्ट पढ़, मुझे बता क्या लिखा है एंड ऑल दैट। तो वैसे जर्नी शुरू हुई उस वक्त। तो 1985 ने आपने बताया कि 100% सेंसेक्स ग्रो हुआ था, मतलब डबल हो गया था। यस। एंड उसमें आपको याद है कि लाइक फर्स्ट पैसा जो है आपका, आपने वो कौन से स्टॉक में डाला था एंड उसका क्या रिटर्न आया? तो देखिए, सबसे पहले जो 85 में है वो तो पिताजी का और दादाजी का जो पोर्टफोलियो था वो मुझे पता था क्या है उनके पास। वो सब तभी प्रिंटेड सर्टिफिकेट होते थे, वो मोटी मोटी फाइल्स होती थी सर्टिफिकेट्स की, तो वो पूरी मैं देखते रहता था क्या है, उसको जिचाना करना सब मुझे करने देते थे। पर ऑब्वियसली 13-14 साल की उम्र में हालांकि दादाजी हमेशा एनकरेज करते थे शेयर बाजार का, डैड हमेशा अगेंस्ट थे पिताजी। ये पिताजी के मन में ऐसे बैठा हुआ था कि ये अनपढ़ लोगों के काम की चीज़ है शेयर बाजार, क्योंकि वो एक्चुअली वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। बोले शेयर बाजार तो कोई भी कर लेता है, तू पढ़ लिख के कुछ कर, इसमें मत टाइम स्पेंड कर। तो बट फिर भी मैं रीड वगैरह करके दादाजी को, पिताजी को बताता था कि भाई ये अच्छा है, वो ख़राब है। अब उनको तो क्या कुछ भी नहीं समझ में आता था, तो मैं अगर कॉन्फिडेंटली कुछ भी कहता था स्टॉक्स के बारे में, तो उनको धीरे धीरे ऐसे लगने लगा शायद इसको कुछ पता हो, ये इधर उधर रीड करते रहता है। तो पहले तो उनके शेयर्स बिकवाना, कुछ नया खरीदवाना, एज सिली एज स्टार्टेड विथ वो मुंबई समाचार में सेकेंड पेज पे बॉटम राइट हैंड साइड पे 12 मंथ हाई 12 मंथ लो का एक बॉक्स होता था। तो शुरुआत वैसे थी कि जो भी 12 मंथ हाई पे हो वो बेच दो, जो 12 मंथ लो पे वो खरीदो। सेंचुरी बाजार में बहुत बड़ी बार पड़ी, 12 मंथ हाई वो करते करते 5-10 गुना हो गया। फिर तो आई स्टिल हियर फ्रॉम माई डैड समटाइम्स कि भाई बिकवा दिए थे तूने सेंचुरी बहुत सस्ते में तभी। तो वैसे हुआ मेरा खुद का जो शुरू किया फाइनली, वो किसी सब ब्रोकर के क्लर्क के वहाँ पे पिताजी से कुछ छुपा छुपू के शुरू किया था। वहाँ पे मैंने फर्स्ट जो याद आता है ब्लिस GVS, जो अभी ब्लिस GVS है, पहले ब्लिस केमिकल्स के नाम से होती थी। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट शेयर्स, तभी IPO हुआ था उसका, करीबन उस टाइम पे तभी 500 रुपये 1000 रुपये का एप्लीकेशन होता था। तो वो वहाँ से, और IPO एप्लीकेशन तभी से, हमारे फैमिली में भी ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से IPO में एप्लीकेशन तभी वाज ऑलवेज स्क्यूड इन फेवर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। आज भी कुछ स्क्यू है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को फेवर करते हैं IPOs, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्क्यू था। एंड द प्राइसिंग ऑफ द IPOs वाज डिटरमाइंड बाय सम गवर्नमेंट एजेंसी, तो वो कंजर्वेटिवली अंडर प्राइस ही करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसमें इट वाज लाइक मिनी लॉटरीज जैसे होता था। तो उससे IPO एप्लीकेशन मैंने बहुत दुनिया भर के किए ओवर मैनी ईयर्स एट दैट टाइम। तो उस तरह से ब्लिस GVS, फिर कोचिन रिफाइनरीज थी एक, उसी वक्त करीबन IPO आया था। विनाइल केमिकल्स एंड ऑर्के तो बहुत लेट आया था 90s में। तो ये काफ़ी IPOs में अप्लाई किए थे। एंड
मार्केट से भी वन ऑफ द अर्लीस्ट वंस आई रिमेंबर दलाल स्ट्रीट जर्नल में पढ़ के पोलार फेंस लिए थे. ये आजकल आधी कंपनियां तो होगी नहीं अभी present, but these were some of the digital equipment was one of the earlier ones, but that was also I think in the 90s जो इन्वेस्टमेंट किया था. तो तभी IPOs का अलॉटमेंट मिलना काफ़ी इजी था रिटेल इन्वेस्टर्स को. बेटर था आज की तारीख से. अभी तो काफ़ी डिफिकल्ट, अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया. पहले क्या था, आप सभी लोग करते थे, यानी हमारे 5 जन की फैमिली थी बट 50 एप्लीकेशन कर देते थे. यानी अलग अलग बैंकों में अकाउंट है तो बैंक के अकाउंट के हिसाब से आप कर दो. अभी एक नाम हो गया मेरा, समझो प्रशांत खेमका, एक हो गया प्रशांत कुमार खेमका, एक हो गया प्रशांत राजेंद्र खेमका, एक हो गया खेमका प्रशांत राजेंद्र. तो ये सब अलग अलग नाम से बैंकों के अकाउंट पिताजी खुलवा रखे थे और वो अलग अलग नाम से, और बच्चों के नाम पे भी कर देते, न्यू बॉर्न के नाम पे भी तभी एप्लीकेशन करते थे. गॉट इट. तो अगर आप 50 एप्लीकेशन करो रेदर देन 50 एप्लीकेशन आप 500 रुपए की करो तो समझो 25,000 रुपये आपने रोका, तो आपका एलोकेशन वुड बी लॉट हायर देन एक एप्लीकेशन आप 25,000 की करो. तो वो अलॉटमेंट स्टेटस जो तभी न्यूज़पेपर में पब्लिश होता था वो एक हर एक लेवल पे, यानी 100 की एप्लीकेशन, तभी मल्टीपल्स ऑफ 100 में ऐसा करना पड़ता था. तो 100 की अप्लाई की तो कितने शेयर्स मिले, 200 की अप्लाई करी उसको कितने शेयर मिले, 300 की करी उसको कितने मिले, ऐसे. तो 100 का रेशियो सबसे प्रेफरेंशियल होता था. गॉट इट. और इसके बाद मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि आपने फिर हर्षद मेहता बुल रन जो 1992 का समय था उसमें आपने 1 लाख रुपीज़ जो है डाले थे एंड देन बहुत लॉस हुआ था. तो वो टाइम एग्जैक्टली क्या हुआ था? हाँ जी, वो पूरा मोरलेस वाइप आउट की तरह हो गया था. एक तो क्या था, वो उधार का पैसा, तो मैंने घर पे सबसे उधार ले रखी थी तभी. दादाजी सिर्फ पिताजी मुझे नहीं देते थे उधार, बट दादाजी, भुआ जी, चाचा जी, मामा जी, मम्मी सबसे उधार लेके, उनको ये नहीं कहता था मुझे पैसे चाहिए, मैं कहता था मेरे दोस्त के फादर को चाहिए और दोस्त को आगे कर देता था. और इंटरेस्ट रेट इतना हाई दे देता था 3% पर मंथ और सो. इतनी अक्ल तो थी नहीं, लगता था मार्केट में तो डबल हर साल कर सकते हैं. तो कि उन लोग ज़्यादा पूछताछ नहीं करते थे फिर कि ठीक है, उनको पता भी हो कि प्रशांत ही ले रहा है दोस्त के नाम से तो भी वो दे देते थे. तो वो मैंने ऐसे मेजॉरिटी ऑफ वो 1 लाख जो मेरा था वो वैसे था. मेरे 2 दोस्त भी थे मेरे साथ जिन्होंने 1 लाख अपने फादर से बोरो किया था पैसा. और तभी तेजी का माहौल था तो सब फादर भी दे देते थे और वो सबको प्रेजेंट करते थे मुझे फादर के सामने कि ये प्रशांत, ये इसने बहुत बरसों से ये शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर रहा है और बहुत अच्छा है, ये है वो है. तो उनके फादर ने भी दे दिया. तो हमने ट्रिनिटी वेंचर्स करके एक अकाउंट शुरू किया था अंधेरी में जो DCB बैंक है वहाँ पे. एंड दैट अकाउंट विद 3 लाख रुपीज़ आई वॉज रनिंग इट टू इन्वेस्ट इन शेयर बाज़ार. अभी बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो था जिसमें एक स्टॉक ही 50% से ज़्यादा का वैल्यू का था. मैं नाम नहीं लूँगा, इट इज़ स्टिल अ हाईली सक्सेसफुल कंपनी टुडे एज वेल, बट वो 50 लाख से ज़्यादा एक ही कंपनी में डाल दिए थे. 50%. अब उस वक्त क्या था, फिजिकल सर्टिफिकेट्स आते थे. एंड अराउंड दैट टाइम 91-92 में, उस टाइम डीमैट हुआ नहीं था, तो कई बार जाली सर्टिफिकेट भी आ जाते थे, यानी फेक सर्टिफिकेट्स. एंड हमारे को ये जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में फेक सर्टिफिकेट्स वी गॉट स्टक विथ. एंड द मैटर, सो देयर इज़ अ रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, बट बिकॉज वो स्कैम हुआ उसके चलते you know it was more complicated. कई brokers were no longer around after the scam. They had bigger troubles to deal with. But ultimately वो investment पूरा write off हो गया. And तीनों दोस्तों ने उधार पे पैसे लिए थे तो obviously equity या network तो पूरा हमारा वाइप आउट ही हो गया. 1 लाख रुपए उस वक्त के लिए काफ़ी मायने रखता था. आज से समझिए आप 32-33 साल, 91-92 की बात है, 92 की समझो, तो भी 32 साल के ऊपर हो गए. तो आज तो करोड़ रुपए के ऊपर की समझिए. करेक्ट. बट फिर आपका माइंडसेट क्या था फिर? आपने वो रीपे नहीं कर पाए एंड क्या हुआ फिर? नहीं, वो तो देखिए, फंड मैनेजमेंट इट्स नॉट अ प्रिंसिपल पोजीशन, इट्स एजेंसी. तो मेरे दोस्त लोग तो सब ऑब्वियसली उन लोग तो बाप से, तीनों जन फैमिली मेम्बर से ही लिए थे. मुझे आखिरकार मेरे पिताजी ने बेल आउट किया. तो पिताजी ने जिसके भी पैसे देने थे, पहले तो कई टाइम में उधार लेके ही उधार का ब्याज चुकाते रहा, बट अल्टीमेटली पिताजी हैड टू स्टेप इन एंड गिव द मनी टू whomsoever. सब फैमिली में ही लिए हुए थे, जैसे मैंने कहा दादाजी से लिए हुए थे, बुआ जी से लिए हुए थे, तो वो डैड से ही पैसे लेके उन सबको दिए फिर.
तो मेरे डैड का भी ऐसा ही कुछ स्टोरी था जब उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, बट ही मेड लाइक अ वेरी बिग लॉस इन द स्टॉक मार्केट्स, एंड आफ्टर दैट उनके बाद से उन्होंने डिसाइड किया कि शेयर बाज़ार उनके लिए नहीं बना है। आपकी लाइफ में जब ये इंसिडेंट हुआ भी, लाइक एकदम 3 lakhs ऑलमोस्ट वो वाइप आउट हो गए, तो फिर भी आपने कंटिन्यू कैसे किया, एंड देन आपने सक्सेस कब देखी स्टॉक मार्केट्स में? नो सर्टनली। सो देखो, बड़े लॉसेस, हर तेजी में बहुत बड़ा प्रॉफिट भी होता है और हर मंदी में बहुत बड़ा लॉस भी होता है। 92 में तो पूरा का पूरा ही समझिए उधार था पैसा, कुछ 5, 7, 10, 20 हज़ार अपना खुद का होगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे को टाटा केमिकल्स 12th स्टैंडर्ड में टाटा केमिकल्स के 100 शेयर दिए थे, जो 12,000 रुपये का तभी वैल्यू थी, क्योंकि मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में सरदार पटेल में एडमिशन मिल गया था इंजीनियरिंग का। मेरे दोस्त को प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ा था, तो जो फ़ी डिफरेंस था उसका कुछ रेशियो लेके पिताजी ने वो 12,000 के वो दिए थे। तो उस वो पैसा था और थोड़ा बहुत और था, बाकी काफ़ी, क्योंकि वो 3 लाख रुपए को भी हमने लेवरेज कर रखा था, ऐसे नहीं कि ये उधार पे और उधार ले रखा था हमने। तो जो एक्विटी थी हमारी बहुत कम थी, कुछ सिंगल डिजिट % होगी, तो वो तो तभी वाइप आउट हो गई। फिर ओवर टाइम ऑब्वियसली थोड़ा बहुत काम भी किया, उसका कुछ पैसा आया, पॉकेट मनी भी मिलता था घर से, एंड वो हमेशा लगाते रहा जो भी पैसा था, एंड उधारी भी लेना चालू ही रहा वापस से। 2000 की तेजी में भी दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई बिकेम अ मिलियनर, डॉलर मिलियनर एंड रुपी करोड़पति इफ़ यू विल, बट अगेन वॉज क्वाइट हैवीली इंडेटेड एट दैट टाइम, जो कि 2000 के क्रैश में अगेन डिडंट गेट वाइप्ड आउट बट वॉज मैसिव लॉस बिकॉज ऑफ लेवरेज। फिर लेवरेज बंद कर दिया। लेवरेज बंद कर दिया मतलब उधार लेना बंद कर दिया? हाँ, उधार लेना बंद कर दिया। एंड देन इट वाज मोर, जितनी अपनी एक्विटी है उतना इन्वेस्ट करो, एंड दैट वाज अ लेसन लर्नड आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स ट्वाइस इन 92 एंड इन 2000, क्योंकि पैसा ही नहीं, अदरवाइज आप हाउ वुड यू इन्वेस्ट मटीरियल अमाउंट ऑफ। 2000 तक पैसा हो गया था बट वो लालच ज़्यादा था, ये खुद का पैसे से इतना नहीं कमा सकते, इसलिए लेवरेज ले लो। अगर 92 में सिंगल डिजिट % एक्विटी था, तो 2000 में माई फॉर्मूला वॉज 30% एक्विटी, 70% डेट, विच प्रूव टू बी टू हाई एट द once the bubble burst. Got it. And अभी like I assume most of them would be in equity only, percentage? या 100% हमेशा जो भी एसेट साइड पे तो हमेशा एक्विटी में ही रहा है। व्हेन आई से 100%, इट इज़ इन मिड टू हाई 90s%। वो थोड़ा बहुत जो वर्किंग कैपिटल के रहता है, इवन कंपनी में भी वाइट ओक में जो वर्किंग कैपिटल का रहता है वो अलग है, बाकी तो हमारे सब फंड्स में है। एज अ पॉलिसी एवरीवन इन आवर टीम is cannot invest in single securities or outside equity funds as of till date at least। तो जो भी पैसा है वो कंपनी के फंड्स में इन्वेस्टेड है। मैं वाइटो कैपिटल के वेबसाइट पे भी स्टडी कर रहा था थोड़ा, एंड वहाँ पर मैंने आपका एक इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क देखा ऑफ इवैल्यूएटिंग बिजनेसेस एंड कंपनीज विच यू पॉपुलरली कॉल्ड एज द ऑप्को फिनको फ्रेमवर्क। तो एकदम आसान सी भाषा में समझाओगे ऑडियंस को कि क्या आपका ये ऑप्को फिनको फ्रेमवर्क बना कैसे, और इसको यूज़ कैसे करते हो आप कंपनीज को इवैल्यूएट करने के लिए? सर्टनली। सो देखिए, ओरिजिन्स पे जाऊँ मैं फिर से, तो फैमिली रिलेटेड है। एज सेड कि हमारा एक दुकान थी हमारी, जहाँ पे दादाजी, पिताजी और मैं तीनों, कई टाइम जब हाई सीज़न होता था, गर्मियों का सीज़न होता, ऑल 3 वुड बी देयर एंड ऑल। एंड बगल में बहुत पॉपुलर मार्केट है अंधेरी में, नाडको मार्केट, वहाँ पे स्टोर थी। तो कई जनों को देखा था, वो वहाँ पे जो अड़ोस पड़ोस की दुकानें थी, वो 1 से 2, 2 से 3 दुकान कर लेते थे उन लोग। हमारी एक दुकान थी, तो मैं भी डैड को और दादाजी को बोलता था अपनी भी बढ़ाइए, बाजू वाली दुकान खरीद के अपने एक्सपैंड करते हैं। तो मुझे उन लोग बताते उस वक्त का समझो, दिस इज़ प्रॉब्ली लेट 80s अर्ली 90s के टाइम पे, तभी भी दुकान की कीमत अभी मुझे प्रिसाइसली याद नहीं है, बट समझो कि 10 लाख रुपए की दुकान आएगी, 10 लाख रुपए का उसमें अपने को सामान भरना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल जैसे, तो 20 लाख की लागत होगी अपनी। अब 20 लाख पे उस वक्त यानी कम्युनिटी में, मारवाड़ी कम्युनिटी, कच्ची कम्युनिटी में शायद कम होता था, बट हमारे यहाँ 2% महीने का ब्याज का सिस्टम चलता था विद इन कम्युनिटी। यू कैन लैंड एट 2, यू कैन बोरो एट 2 प्रीटी मच, या। तो इवन दो दादाजी और डैड माइट हैव लेंट एट 2%, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो 2% हो गई, साल की मोटी मोटी 25% हो गई। तो 20 लाख पे 25% यानी 5 लाख रुपया हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कहते थे मुझे, तू ऐसा कोई बता बिजनेस प्लान
जो दुकान एक्सपैंड करके बाजू की दुकान लेके 5 लाख से ज़्यादा अपने कमा सके तो विल कंसिडर। तो तब से दिमाग में ऐसे है कि भाई जो असली कमाई है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर की जो कमाई है वही असली कमाई है, बाकी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो तो आप बिना कुछ किए भी कमा सकते हो। तो ये जो ऑप्को फिनको है मॉडल, वो कहा जाए तो वहीं से प्रेरित होके है कि आप पहले इनकम में से आपने जो भी इनकम है, क्योंकि आपने 20 लाख रुपया लगाया और 2 लाख रुपये साल की कमाई की, तो वो 2 लाख रुपया कमाई नहीं है, 3 लाख का नुकसान है इन अ वे, अकॉर्डिंग टू माई डैड। या तो हम लोग जो ये ऑप्को फिनको फ्रेमवर्क में कोई भी कंपनी आप ले लो इंडिया में, ABC कंपनी ले लो समझो, तो हम लोग पहले तो उसका प्लांट एंड मशीनरी और वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे दुकान और वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी वर्किंग कैपिटल का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग फिनको सब्सिडरी में, ए डीम्ड सब्सिडरी कॉल्ड फिनको वी क्रिएट, एंड उसमें वो पार्क करते हैं। ऑप्को को वी असाइन द रेवेन्यू एंड इबिडा, फ्रॉम द इबिडा वी पे अ डीम्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल for plant and machinery and for deemed cost of capital for working capital finance. इसका क्या मतलब है, डीम्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर वर्किंग कैपिटल एंड प्लांट एंड मशीनरी? सो जैसे कि फिर से मैं अगर दुकान का ही एग्जांपल लूँ, तो वो अगर पिताजी के पास मूड़ी थी तो 10 लाख की दुकान खरीद लेते और 10 लाख की मूड़ी डाल के वर्किंग कैपिटल भी खरीद लेते। तो ऐसे तो कुछ कॉस्ट लगता नहीं उन पर, क्योंकि दुकान भी घर के पैसे से खरीदी और वर्किंग कैपिटल भी, सामान भी घर के पैसे से खरीदा, तो ऐसे कोई कॉस्ट नहीं है डायरेक्टली। बट डीम्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कि वो 10 लाख पे आप 2.5 लाख पकड़िए, 25% एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डीम्ड कॉस्ट, और वर्किंग कैपिटल भी 2.5 लाख पकड़िए आप। इसमें दुकान इज एन अप्रिशिएटिंग एसेट, तो आप उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगाते हो। सही मायने में तो एक अप्रिसिएशन का बेनिफिट देना चाहिए, बट वो उतना तभी नहीं, पिताजी वो ऊपर का पैसा पकड़ते थे पिताजी। तो इसमें अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो तो फैक्ट्री में तो ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन भी होगा। इट्स लाइक अ कार, अगर आप कार खरीदते हो तो एक लीज पेमेंट होता है जिसमें फाइनेंसिंग कॉस्ट प्लस एक एमोर्टाइजेशन अमाउंट भी होता है। तो अगर कोई कंपनी यहाँ पे हम इवेल्युएट कर रहे हैं जिनकी फैक्ट्री है, तो वो लीज अमाउंट इक्विवेलेंट, जिसमें फिनको बाय डिज़ाइन वुड बी स्ट्रक्चर्ड टू अर्न ओनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आज 11% पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो ऐसे डीम्ड कॉस्ट ऑफ पेमेंट रखेंगे फ्रॉम ऑप्को टू फिनको कि फिनको अर्न्स 11% पोस्ट टैक्स रिटर्न। So by design, Finco earns cost of capital. Return on capital equals cost of capital. So by first principles, growth becomes immaterial. चाहे 50% ग्रो करो या 5% ग्रो करो, इसका वैल्यू इज वन टाइम इन्वेस्टेड कैपिटल, बिकॉज यू आर अर्निंग ओनली कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एंड देन ऑप्को, आफ्टर पेइंग दिस कॉस्ट्स, if it has excess return, after paying this cost and paying tax to the government, अगर कुछ कैश फ्लो बचता है तो that is excess return on invested capital, because it has already paid cost of capital. Now Finco का मल्टीपल बहुत लो है, because it is one time invested capital, और अगर आपका 11% का समझो डिस्काउंट रेट है तो 1 divided by 11%, it will be a 9 multiple business. बट जो ऑप्को है, that can be worth 20, 30, 40, 50, 60 times cash flow. It's excess ROIC after paying cost of capital. तो आज अगर मैं सेंसेक्स का, ऑब्वियसली ये संक्षिप्त में समझा रहा हूँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर एक तो इससे क्या मिलता है आपको, एंटरप्राइज वैल्यू, जो DCF वैल्यू, उसका कॉम्पोजिशन मिलता है कि कितना फिनको का वैल्यू है विच इज़ जस्ट डम कैपिटल, एंड कितना वैल्यू कम्स फ्रॉम एक्सेस ROIC इन अ बिजनेस. कई कंपनीज है, इवन अगर आप कंज्यूमर गुड्स में देखो तो सम कंपनी, सम डेयरी कंपनी माइट हैव only 1% in Finco and 99%. Food product company might have 1% in Finco and 99% in Opco, because excess ROIC driven है पूरा business. Yet other company may have only say or 60% might come from Finco and only 40% comes from Opco. So the high multiple component is very low in the second case, whereas it's very high in the first case. But so you get the split of the enterprise value. एंड देन इसको अगर आप रीअरेंज करो तो प्राइस टू एक्सेस ROIC जो मल्टीपल है, इसी इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट करके आप कंप्यूट करोगे तो आपको ऑप्को का प्राइस टू एक्सेस ROIC मल्टीपल क्या है वो मिल जाएगा. क्योंकि अगर मार्केट कैप समझो 50,000 करोड़ की है, एंड बाय आपके कैलकुलेशन आपको मिलता है कि भाई 10,000 करोड़ की इसमें लागत है बिटवीन प्लांट मशीनरी एंड वर्किंग कैपिटल, तो 40,000 करोड़ इज़ द मार्केट वैल्यू, मार्केट अस्क्राइबिंग वैल्यू टू ऑप्को. दैट इफ़ यू डिवाइड बाय, समझो 40,000 करोड़ के सामने 800 करोड़ का अगर एक्सेस ROIC कैश फ्लो है, ऑप्को का कैश फ्लो है आफ्टर पेइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट,
तो 40,000 डिवाइडेड बाय 800, उसका प्राइस टू एक्सेस ROIC मल्टीपल हो गया 50 का। 40,000 डिवाइडेड बाय 800। अब 50 का एक्सेस ROIC मल्टीपल, उसका P मल्टीपल हो सकता है 300, 400, 3500, समवेयर इन दैट रेंज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द केस। अगर इसी तरह आप सब कंपनीज का सेंसेक्स में करोगे तो सेंसेक्स का आज की तारीख में प्राइस टू एक्सेस ROIC मल्टीपल आता है 40 का, जबकि उसका P मल्टीपल है 20 का ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। आई होप नॉट टू कंफ्यूजिंग। या नो, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट इसमें एक सवाल मेरा है, तो आप जब बोल रहे हो कि प्राइस टू एक्सेस ROIC मल्टीपल जो कंप्यूट करना होता है, जैसे ये एग्जांपल में आपने बोला कि 50 का प्राइस टू एक्सेस ROIC मल्टीपल है, इसमें 40,000 करोड़ आपने न्यूमरेटर में लिया एंड डिनोमिनेटर में 800 करोड़ का एक्सेस कैश था। हाँ, तो इसमें बस एक डाउट ये कि 40, अभी सपोज एक कोई रिटेल इन्वेस्टर है, उसके सामने एनुअल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स और वो सब है, तो ये 40,000 करोड़ का जो प्राइस है, ये तो मतलब ये अभी मार्केट कैप उसको दिख जाएगा, तो ये 40,000 करोड़ का जो गैप है, जैसे 50,000 करोड़ इज द मार्केट कैप, तो आपने 10,000 क्या सब्ट्रैक्ट किया था उसमें से? उसमें देखिए, अगर आपको रफ कैलकुलेशन सिर्फ करना है, एकदम डिटेल में नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जो नेट ब्लॉक है कंपनी का और नेट वर्किंग कैपिटल है, आप उसको ऐड कर लो। तो वो इस केस में 10,000 होना चाहिए। ओके। हो सकता है कि एकदम प्रिसाइज नहीं करो तो कभी वो 8,000 हो, कभी 12,000 हो, क्योंकि कई एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, बट मोटा मोटा रफ कैलकुलेशन करना है। जो कई सालों तक पहले मैं रफ कैलकुलेशन ही करता था, बाद में इसको फॉर्मलाइज किया, तो 10,000 करोड़ वो हो गया, तो 40,000 करोड़ आपको ऑप्को का वैल्यू मिल गया। अब वैसे ही एक्सेस ROIC कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए भी आप एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हो। EBIT डालो, उसमें आप देख लो कि नेट वर्किंग कैपिटल कितना है और वर्किंग कैपिटल कितना है, जो पहले के लिए आपने वैसे ही कर लिया वो एक्सेस। उस पर एक तो पहले आप 11% नेट ऑफ, अगर 11% डिस्काउंट रेट है तो उसको प्री टैक्स करने के लिए वो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट जो होता है वो करके आपको पता चलेगा कि अगर 25-27% कुछ आप टैक्स रेट लो प्लस CSR, तो वो 11% विल कन्वर्ट इनटू 15-16% समथिंग। करेक्ट, बट 11% कहाँ से आया? दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी टेक जनरली, बिकॉज दैट आई बिलीव इज द रिटर्न एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट और द बेंचमार्क और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द मार्केट। सो वी जनरली टेक 11% इन पोस्ट टैक्स। तो प्री टैक्स आया समझोगे 16%। अब वो 10,000 करोड़ का नेट ब्लॉक प्लस ये है और 16% ये है, तो एक 10,000 पे 16%, 1,600 करोड़ का तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओनली द फाइनेंसिंग एलिमेंट गया। करेक्ट। फिर नेट वर्किंग कैपिटल विच इज इन डेप्रीशिएटिंग एसेट, ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग टू डू इट प्रॉपरली, जैसे हमारी टीम करती है, तो उसका क्या एसेट मिक्स है, क्या इकोनॉमिक लाइफ है, रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ, उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। बट इफ एज अ रफ हैंडल, अगर समझो सीमेंट प्लांट है, तो आप 20 साल का 25, अगेन इट विल डिपेंड ऑन दी लाइफ, एक्चुअल लाइफ, बट समझो आप 20-25 साल का उसका लाइफ पकड़ो, तो नेटवर्क जो नेट ब्लॉक है उसको आप फिर से 20 से डिवाइड करके एज अ सिंपलिस्टिक, या आप डिप्रीशिएशन भी ले सकते हो एज अ प्रॉक्सी, वाइल इट वोंट बी एक्यूरेट, बट एज डिप्रीशिएशन लोगे आप, तो समझो कि 8,000 करोड़ का है नेट ब्लॉक, तो 8,000 करोड़ का 20 यानी 5% और ले लीजिए, तो 8,000 करोड़ पे 5% कितना होगा? 400 करोड़ शायद कुछ होगा। तो 400 प्लस 1600, 2,000 करोड़ का आप सब्ट्रैक्ट कर दो EBITDA में से, एंड देन उस पर टैक्स लगा दो आप, एंड फिर जो बचेगा दैट इज दी ROIC, एक्सेस ROIC फ्री कैश फ्लो। गॉट इट, दिस इज क्लियर नाउ। अभी एक इंडिविजुअल के पास प्राइस टू एक्सेस ROIC का मल्टीपल आ गया और प्राइस टू अर्निंग्स का मल्टीपल भी काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे दिया होता है। सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स कि अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? जैसे आपने बताया सेंसेक्स का सारे कंपनीज का P मल्टीपल इज 20 एंड PE ROIC मल्टीपल इज 40। सो हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस? सो देखिए, अभी जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया फूड प्रोडक्ट्स कंपनी का दिया, एक कंपनी है जिसका 1% इज इन फिनको एंड 99%, कॉल इट 100% इज इन ऑप्को, for ease of illustration. तो जिसका 100% इज इन ऑप्को, उसका P मल्टीपल इज द सेम एज प्राइस टू एक्सेस ROIC मल्टीपल। एंड व्हेन यू से 100% इज इन ऑप्को, मतलब इसमें कुछ वर्किंग कैपिटल या प्लांट एंड मशीनरी लगती नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो सब आउटसोर्स कर देता है मैन्युफैक्चरिंग, दे आर ओनली अ मार्केटिंग कंपनी एंड R&D कंपनी, लेट्स से, एंड वर्किंग कैपिटल नहीं लगता है बिकॉज देयर पोजीशन इन द मार्केट इज सो गुड। कैश एंड कैरी मॉडल, पहले आप कैश दीजिए, बाद में सामान लीजिए, एंड एम्प्लॉयज़ को तो पेमेंट देना पड़ता है महीने भर बाद, तो अगर थोड़ा बहुत कुछ होवे भी रिसीवेबल या कुछ, वो महीने भर बाद में एम्प्लॉय को देते, तो कुछ फिनको ऑलमोस्ट इज जीरो, एंड देयर मैनी बिजनेस मॉडल्स लाइक दैट।
या ग्लोबली जो मेरी फेवरेट कंपनीज है मूडीज एंड S&P, उनका तो नेगेटिव फिनको है कि वो पैसा पहले ले लेते रेटिंग इशू करने के पहले, और एम्प्लॉयज़ को तो बाद में देते पैसा, और बोनस तो ईयर एंड पे देते हैं, राइट? सो यू कैन हैव इवन नेगेटिव फिनको इन सम कंपनीज. मतलब रिसीवेबल्स पहले आ गया, उनको पेबल्स बाद में. हाँ, यानी पेबल्स खड़े हैं और रिसीवेबल्स है ही नहीं. अच्छा, ओके. पहले ही पेमेंट ले लेते हैं बिफोर डूइंग द वर्क एक्चुअली सम कंपनीज. वो ऑब्वियसली बहुत रेयर होती है जो एकदम स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन होती है वैसे. तो ये जो फूड प्रोडक्ट कंपनी, एक फूड प्रोडक्ट कंपनी है समझो जिसका 100% ऑफ द वैल्यू इज इन ऑप्को. दैट्स वाई PE इक्वल्स फ्री कैश फ्लो एक्सेस ROIC मल्टीपल और ऑप्को मल्टीपल समझो दोनों का 50 टाइम पे है. तो उसका P सब समझो P मल्टीपल देखते 50 टाइम का. अब दूसरी फूड प्रोडक्ट कंपनी है जिसका P मल्टीपल है, जिसका मैंने कहा कि 60% ऑफ द वैल्यू फिनको में है, सिर्फ 40% ऑप्को में है. अभी डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, बट क्वाइट वेरी लाइकली इसका P मल्टीपल होगा 20-22 टाइम का दिखेगा आपको. बट एक्सेस ROIC मल्टीपल देखने जाओगे, ऑप्को मल्टीपल देखने जाओगे तो वो हो जाएगा 70-80 टाइम का. समझिए कि फॉर अ मिनट लेट्स टेक दीज नंबर्स, और वो 80 टाइम के मल्टीपल एक्सेस ROIC मल्टीपल, P मल्टीपल 20 टाइम का है. अभी इफ़ यू जस्ट गो बाय P मल्टीपल तो लगेगा देखो मार्केट मल्टीपल 20 का है सेंसेक्स का, ये फर्स्ट कंपनी का तो P मल्टीपल 50 पे है, 2.5 टाइम्स द मार्केट, बहुत एक्सपेंसिव है. इससे अच्छा तो ये सिमिलर लाइन में फूड प्रोडक्ट कंपनी है, इसका सिर्फ 22 टाइम का मल्टीपल है, एंड इट इज़ ग्रोइंग जस्ट एज फास्ट. ग्रोथ सेम होगा समझो, या ग्रोथ हो सकता है पहली कंपनी से फास्ट भी हो सेकेंड कंपनी का थोड़ा, बट फॉर ईज ऑफ कंपेरिजन लेट्स से ग्रोथ सिमिलर है. तो मैं अर्निंग्स ग्रोथ तो सिमिलर है, तो मैं 22% पे लूँगा, यानी 22 टाइम पे लूँगा रेदर देन 50 टाइम्स पे लूँगा, राइट? जबकि आप अगर प्राइस टू एक्सेस ROIC मल्टीपल देखो तो पहली कंपनी का 50 टाइम है, मार्केट का 40 है. येस इट इज़ एट अ प्रीमियम बट इट्स अ सुपीरियर बिजनेस in terms of quality of sustainability of that excess ROIC. वो सब आपको assess करना पड़ेगा वो superior है कि नहीं. indeed all the attributes that in the first place जिसके वजह से उनका excess ROIC आना easy नहीं है over long period of time. तो excess ROIC जिन कारणों से आ रहा है whether those reasons are sustainable वो assess करना पड़ेगा. and अगर वो sustainable है तो 50 times excess ROIC multiple 40 compared to market is not too high a premium to pay. बट द सेकेंड कंपनी जो 22 टाइम के PE पे वो एक्चुअली 80 टाइम के मल्टीपल पे है ऑन ऑप्को. तो फिर 50 टाइम की इज एक्चुअली मोर अट्रैक्टिवली वैल्यूड. गॉट इट. इवन दो P मल्टीपल पे करीबन 2.5 गुना है एट 50 टाइम्स कंपेयर टू 22 टाइम्स ऑफ द अदर कंपनी. और अगर यही केस में PE ROIC मल्टीपल अगर 50 की जगह 30-35 होता तो वो और अट्रैक्टिव हो जाता, और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता. यस. Got it. Very, very helpful. Do you also have some thesis on, let's say, leverage or investing in companies that take a lot of debt? Debt equity ratio को कितना weightage देते हो आप? See, debt I think of as a symptom. It is not the root cause. So we don't have, generally, basically the team believes in the first principle of valuation or the most fundamental principle of valuation, which is that value of any business is present value of future cash flows. ये जो आपको फिनको फ्रेमवर्क जो आपने डिस्कस किया, इट इज़ अ एनहांसमेंट ऑफ दैट फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज़ अ DCF लिंक. वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. बाकी एवरीथिंग एल्स दैट यू यूज आर थंब रूल्स ऑफ दैट, एंड टू वेरिंग डिग्रीज दे हैव देयर ओन शॉर्ट कमिंग्स, बट दे आर ईजियर. आज कोई रिटेल इन्वेस्टर है, वो फ्री कैश फ्लो कंप्यूट करना उसके लिए इतना ईजी नहीं है, एंड व्हाट इज़ अ नॉर्मलाइज्ड फ्री कैश फ्लो वो कंप्यूट करना काफ़ी डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी इन वर्किंग कैपिटल. यू नो बेटर देन एनीवन एल्स. या तो इसमें जो है ये थंब रूल्स है, P मल्टीपल्स एंड ऑल दैट. नाउ नॉट इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी विद डेट इज ऑल्सो ए थंब रूल विच इज नॉट completely misplaced but is not in our assessment 100% fully logical. एक उदाहरण से मैं अगर एक्सप्लेन करूँ आपको, मैं इंडिविजुअल कंपनीज़ के बारे में नाम नहीं ले सकता, बट यू कैन, आई होप फूड प्रोडक्ट्स की कंपनीज़ में आप समझ गए होगे किन कंपनी को यू कैन टेक एज रिप्रेजेंटेटिव. वैसे ही अगर मैं लेवरेज के बारे में, अगर किसी भी कंपनी का डेट या एक्विटी डाइल्यूशन, व्हेन वुड बी a great thing to do for a company and when would be a
बैड बिजनेस मॉडल, रिप्रेजेंटेटिव बैड बिजनेस मॉडल, ये अपने देखते हैं. तो अगर आपका ग्रोथ इज हायर देन योर ROE, then you have to either raise debt or dilute equity to raise more capital. Basically, you need more capital if your growth year after year, not one given year, if your growth year after year is higher than ROE. Now, you know many businesses in the market, financial companies as well as non-financial companies. By the way, all financial companies are leverage companies, right? बैलेंस शीट में डेट होता ही है फाइनेंस कंपनी डी फैक्टो जो लैंडिंग कंपनीज है. Yes. तो अगर अनलेस यू मेक दी, बिकॉज मैनी दीज पीपल मेक एन एक्सेप्शन, ठीक है फाइनेंशियल कंपनीज के लिए डेट चलेगा, या बट इफ थिंक अबाउट इट, अगर फाइनेंशियल कंपनी के लिए डेट, किसी एक बिजनेस में डेट इज ओके, then maybe it is okay in other businesses also. We just have to understand the root logic behind why debt is good or bad. So अगर financial companies में debt is okay, and there are some financial companies you would know, some very large, others small, where return on equity से growth has been higher for very long. And by growth, you mean the revenue growth? Top line growth. Percentage. Loan growth, top line growth. Huh? So that is much higher than ROE. Yeah. So, okay, in case of financials, we are talking of top line, but in case of any standard company, to correct myself, growth of cash flows is what we are talking about. If cash flow growth is, is higher, not cash flow growth, let me correct myself again. अगर आपको समझो कि रिटर्न ऑन एक्विटी 20% है आपके, सो इन्वेस्ट किया आपने 100 रुपया, और समझो बैंकिंग ही लेते हैं अपने, तो 100 करोड़ का आपकी मूड़ी है और 20 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट है, तो 20% ROE हो गया. अब समझिए कि आपको 30 करोड़ लोन करना है, यानी ग्रोथ हो गया 100 का 130, राइट. एक सेकंड के लिए इसमें ज़ीरो डेट पकड़िए आप, तो आपकी इनकम तो सिर्फ 20 करोड़ आई है, आप 30 करोड़ 20 करोड़ ही आप लैंड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, तो 100 का सिर्फ 120 तक जा सकते हो. तो 130 जाना है अगर आपको, तो 10 करोड़ कहीं और से आपको लोन लेना पड़ेगा फ्रॉम अदर बैंक्स और डिपॉजिटर्स, या एक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी, राइट. तो आप 10 करोड़ का समझिए लोन लेते हो, और अभी 120 आपका नेटवर्थ हो गया, टोटल आपका एसेट बेस हो गया 130. करेक्ट. अभी नेक्स्ट ईयर फिर से आपका समझो कि 40% ग्रोथ है, तो 13 पे 40 यानी 180 करोड़ की बुक करनी है. करेक्ट. पर आपका इनकम तो सिर्फ 20% है, ROE 20% और 120 जो नेटवर्थ है, तो 24 ही एडिशनल आया. करेक्ट. तो आप ऑर्गेनिकली तो सिर्फ 144 कर सकते हो, करेक्ट. आपको 180 करना है तो 36 करोड़ और लोन लेना पड़ेगा, राइट. तो आपका लोन ऐसे बढ़ता जाएगा. एंड ऑब्वियसली बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में एक ये होता है, क्या कहते हैं, डेट टू एक्विटी रेशियो दैट इज़ डिज़ायरेबल, तो अगर उससे आप यू कैन जस्ट कीप ऑन लेवरेजिंग, तो आप इसलिए यू डाइल्यूट एक्विटी बियॉन्ड अ सर्टन डेट टू एक्विटी. एंड अगर एन ऑपरेटिंग कंपनी है, समझो कि पावर प्लांट है, टेलीकॉम कंपनी है, या जो अलग अलग इंडस्ट्री में एक सर्टन डेट टू एक्विटी इज यू नो डिज़ायरेबल लेवल. तो इफ़ यू वांट योर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इज़ हायर देन your return on equity, how much the growth of your capital base is higher, to answer your question, than the growth in your earnings, or return on equity से अगर आपका growth of investment is higher, investment capital is higher, then you have to borrow to make that additional investment in capital, Right. or dilute equity. Yeah. Now this is good if your return on equity is higher than your cost of capital. अगर cost of capital समझो 10% है और 20% return on equity है और 30% growth है, there is no better business model than that. I want the company to lever up as much as they can. You know, obviously staying within some cyclicality में पूरा zero ना हो जाए, but to the extent that is you know bearable by the बिजनेस. जैसे डेट में NBFCs 5 टाइम 6 टाइम लेवर होती है, सो यू कीप दैट काइंड ऑफ लेवरेज. बट अगर हाँ आपका रिटर्न ऑन एक्विटी 5% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है,
तो growth is actually harmful. Unless obviously in such scenario also it's not any given year of growth, but it is present value of future cash flows again. तो हो सकता है in this second example also where I gave 5% is return on capital or return on equity and 10% is return on cost of capital, and you may be growing for several years at 20-30%. Telecom business में वैसे ही हुआ था. As long as eventually there is light at the end of the tunnel. It's not, you can't do it sustainably for decades this way. But if there are many business models where in initial years you would have high losses or very low profits, so the return on equity would be negative or lower than cost of capital, and your growth is hyper growth. And for those, like all the new age businesses now, that's the example, but many of them would turn out to be highly successful because eventually then they would end up, those that end up earning, not everyone ends up earning, but those that would end up earning ROEs that are far higher than their cost of capital, then it will be debt worth taking at this time. So obviously new age business, they don't take debt, they dilute equity, but it's basically raising capital because growth is higher than return on equity. And if a business has ROE which is more than the cost of capital and the growth is also higher than both these numbers, so do you have like a number कि okay debt to equity ratio industry के हिसाब से अगर 5x है तो ये कंपनी का भी अगर 5x है उससे नीचे होगा तो ही इन्वेस्ट करोगे? See, नीचे होना जरूरी नहीं है, but yes, there is a certain prudent number for each industry के केस में. जैसे banks में leverage is 8 to 10 times. Okay, debt to equity ratio. Debt to equity जो है. NBFCs में depends on what kind of NBFC. अगर हाउसिंग फाइनेंस है तो वहाँ पे बिकॉज द एसेट इज सो सिक्योर एंड इट्स सिक्योर्ड लेंडिंग एंड इट्स वन ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी एसेट्स, सो द डेट टू एक्विटी रेशियो कैन बी हायर. इफ यू आर डूइंग अनसिक्योर्ड assets, credit cards or other forms of personal loans and all, then what is a prudent level of debt to equity would be lower. Right. Similarly, for utilities, there is a certain prudent level of debt to equity. In certain, like in new age companies, because the volatility of the operating environment is so high, that zero debt is desirable. So any extra capital that you need, you better do through equity raise, even at the cost of getting diluted in a business that you may seem to believe to have a lot of upside, but still debt may prove to be death knell for companies where the operating environment is highly volatile or cyclical or unpredictable, which is usually the case with new age companies, Right. where operating environment is not time tested, competitive environment is always evolving. आप समझो पावर जनरेट करते हो तो एट अ सर्टन प्राइस, ऑब्वियसली वहाँ पे भी वीव सीन ओवर द लास्ट 15-20 years it is far more uncertain business model than what was believed 15 years ago. Yeah. So wherever the business operationally is more unpredictable, there the debt would be the optimal level of debt would be lower. फेयर. न्यू एज बिजनेसेस की आपने बात की तो न्यू एज जो स्टार्टअप्स भी जो लिस्ट हुए, जोमेटो, देन पेटीएम, देन नाइका, डू यू लाइक हैव लाइक सम थीसिस ऑन लेट्स से समथिंग लाइक अ जोमेटो लिमिटेड, और वुड यू बी लाइक कि नहीं ये तो नए नए स्टार्टअप से लिस्ट हुए सो यू लाइक यू वुडंट वांट टू get into those businesses? So certainly I can't talk about individual companies, as you know, but we've always been open to every company by design or proactive. In fact, mistakes that I've made over the career investing decades are amongst the largest mistakes, or are those of mistakes of omission, where at different times I might have led myself to believe that a certain industry is not good, a certain segment of market is, not investable, and kind of ignored them, written them off. Yeah? So पैसा हर एक सेक्टर में बन सकता है, हर एक सेगमेंट ऑफ मार्केट में बन सकता है. सो सेक्टर तो ऑब्वियसली जैसे फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर, ये सब हो गया. व्हेन आई से सेगमेंट ऑफ मार्केट, इट कैन बी एनीथिंग लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. It can be private sector, PSU sector. Those are two different segments. It can be new age companies and traditional old economy companies. हर एक segment में पैसा बन सकता है, and one should not shut down. And as I said, I have made this mistake and learned more than a couple of times over my investing life. And now I have resolved not to make it again.
is to never shut down segments of market. New age companies, I've experienced, and in fact 98 to 2006 I was managing money in the US. The whole .com bubble I had the opportunity to experience. Google mein day one investor tha main, and there are other companies where I invested in day one in my US portfolios. There are companies missed also, like Amazon. वहाँ नहीं समझ में आया, and that's also been a great learning, and that's the learning in that camp, where even if you may not generate cash flow for 10 years or 15 years or how so many ever years that Amazon didn't generate, still if the business model is ultimately sound, you can have a strong value creation over the long term, because cash flows, if business model is sound, over time cash flows will be generated. Right. So we don't ignore new age companies at all. In fact, we believe it is because a lot of people ignore, काफ़ी लोग ignore करते हैं वो sector को कि हम नहीं छुएंगे because loss making है, lot of companies would fail, तो काफ़ी लोग ignore करते हैं. तो any segment of the market where lot of people ignore कर रहे हैं, तो हो सकता है वो ज़्यादा inefficient segment हो, तो हो सकता है वहाँ पे opportunities बहुत खास मिलने की उम्मीद रख सकते. तो हम लोग हर एक अपॉर्चुनिटी इनफैक्ट न्यू एज में काफ़ी ध्यान से इवेल्युएट करते हैं. Got it. Fair. And इसमें like I was just going through the fact sheet of one of the funds as well. So there like it was mentioned that more than 70% of the opportunities you end up in finding financial, infotech, information tech and consumer discretionary. So any particular reason कि ये sectors पे focus है, and can you just elaborate a bit on these? See, I don't know which year or which time of the fact sheet, but it may not be way off the mark. क्योंकि मोटा मैं देखूँ तो हाँ 25-30% फाइनेंशियल्स में समझो आप पकड़ो, करीबन 12% समझो टेक्नोलॉजी में पकड़ो तो 40 वैसे ही हो गया, एंड कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में 15 पकड़ लो तो 55 हो गया, एंड मे बी इट इंक्लूड्स हेल्थ केयर या कंज्यूमर स्टेपल्स ऐड किया होगा शायद इनमें, बिकॉज ये 4 जो सेगमेंट्स है, फाइनेंशियल्स, टेक, इंक्लूडिंग अगर आप इस टेक में न्यू एज कंपनीज भी गिन रहे हो तो और ज़्यादा हो जाएगा, बट लेट्स से 15% दोनों को मिला के तो टेक, एंड देन इफ़ यू इंक्लूड हेल्थ केयर एंड कंजम्पशन, तो दीज 4 सेगमेंट्स, यू आर राइट, हैव बीन सेगमेंट्स वेयर वी हैव ओवर टाइम प्रॉब्ली 2/3 और मोर ऑफ द पोर्टफोलियो हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन दीज 4 सेगमेंट्स. बट अगर आप बेंचमार्क में भी देखो तो ये 4 सेगमेंट करीबन आधे से ज़्यादा, बेंचमार्क भी 25-30% फाइनेंशियल्स है और बाकी 10-6 ऐसे पकड़ोगे तो 50 के ऊपर हो जाएगा. बट हाँ, हमारा एलोकेशन ज़्यादा रहता है क्योंकि इन सेगमेंट्स में वी फाइंड अ लॉट मैनी मोर अल्फा जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़, एंड फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स. बट फाइनेंशियल्स को एक बार साइड में रखो तो बाकी 3 जो सेगमेंट्स है, कंजम्पशन, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, इन सेक्टर्स में देर आर लार्ज नंबर ऑफ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज बहुत है. Okay. जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज होती है तो देर आर लॉट मैनी मोर थिंग्स एंड आइडियाज टू इवेल्युएट, एंड बिकॉज द मिड एंड स्मॉल कैप देयर इज ग्रेटर इनएफिशिएंसी इन दोज सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट. तो यू कैन फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज विच हैव वेरी लार्ज अपसाइड पोटेंशियल और अल्फा पोटेंशियल. जबकि आप एनर्जी जैसा सेक्टर देखो आप, which is a larger sector in the benchmark than healthcare and some of the other sectors. But energy 10-12% भी benchmark में हो अगर, but उसमें गिने चुने कंपनियाँ हैं, 1 डज़न कंपनियाँ हैं मुश्किल से, मेनली लार्ज कैप्स. तो वो ज़्यादा इनएफिशिएंसी नहीं है उस सेगमेंट में ऑफ द मार्केट. यू कांट फाइंड कंपनीज जहाँ पे 150% अपसाइड दिखे, भले आप गलत हो बट कम से कम दिखना तो चाहिए 150% अपसाइड. या जबकि इन सेक्टर्स वेयर देयर आर लॉट ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज, एंड दीज आर नॉट द ओनली 4 सेक्टर्स बट देयर लाइक इंडस्ट्रियल्स में, केमिकल्स में, एंड द मैनी अदर सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट जहाँ पे काफ़ी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज रहती है. तो वहाँ पे यूजुअली हमारा एलोकेशन ज़्यादा होता है, इसलिए नॉट फ्रॉम अ टॉप डाउन व्यू के स्मॉल कैप्स वुड आउट परफॉर्म लार्ज कैप्स, बट वहाँ पे इनएफिशिएंटली प्राइस्ड कंपनीज ज़्यादा मिल सकती है. बेसिकली वहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटीज टू फाइंड अंडर वैल्यूड कंपनीज, अल्फा जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा.
सो लेट्स से अगर एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है, ओके, 21 ईयर ओल्ड, जो एक सैलरीड इंडिविजुअल है, 12 लाख रुपीज़ पर एनम का सैलरी मान के चलते हैं, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, एंड इसमें से अज्यूम करते हैं कि 20,000 ही कीप्स अवे फॉर इन्वेस्टिंग. सो 20,000 रुपीज़ पर मंथ अगर इन्वेस्ट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट प्रपोर्शन शुड गो इन टू विच एसेट क्लास, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, स्टॉक्स एट्सेट्रा? बहुत सही. तो एक तो मैं अज्यूम करता हूँ कि वो 80,000 इज स्पेंडिंग, विच इज़ टू हाई एन अमाउंट टू स्पेंड इफ यू आर अर्निंग 1 लाख मेरे हिसाब से. इसमें टैक्स भी एक्चुअली मैंने अज्यूम किया है. टैक्स का 12 लाख पे टैक्स कितना होगा? 20-25%. हाँ, तो 8 लाख फिर भी बच गए. हाँ, यानी लाख में से 25% दो तो भी 75,000 में से सिर्फ 20,000 अगर आप बचा रहे हो तो बहुत कम बचा रहे हो. ओके. तो फर्स्ट एडवाइस वुड बी टू सेव मोर. ओके. दूसरा, आप 21 साल की उम्र है अगर आपकी, अगेन आप हर एक इंडिविजुअल का एक अपना रिस्क एपेटाइट होता है, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट. अब मेरा एंड रिस्क एपेटाइट ऑल्सो मे बी डिपेंडेंट और लिंक्ड टू योर फेमिलियरिटी विद द एसेट क्लास. तो जैसे मेरा हमेशा से फेमिलियरिटी विद एक्विटी क्लास रहा है, तो आई डोंट माइंड, इन फैक्ट आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल अगर 100% इज़ नॉट इन्वेस्टेड इन एक्विटी, क्योंकि माई बिलीफ सिंस डे वन हैज़ ऑलवेज बीन कि equities deliver highest return over long period of time. In the interim, it can be volatile. But in the interim, I don't mind the volatility क्योंकि मुझे तो end goal से मतलब है. And हर साल obviously at 21 years and the individual is not a full-time investor because he's earning इनकी उसकी income है, तो anyways उनकी income तो आ ही रही है. So if I take the example of, let's say when I was 21 I wasn't earning, but let's say when I was in the high 20s and I was on job, तो मेरा 30th या 31st को US में जब मैं काम कर रहा था तो बैंक में पैसा आता था, and first thing next morning I'll be at the bank counter to wire the money back to India to get invested in the, ये बॉस्टन में रहता था, स्टेट स्ट्रीट की खुद की बैंक थी जहाँ मैं काम करता था. तो वो बैंक टेलर सेम थी, बोलते किसको भेजते रहते हो हर रोज़ पैसा, हर महीने के लास्ट डे पे पैसा. तो बस इधर एक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. सो एंटायर अमाउंट विथ वेरी लिटिल, यू नो, इनफैक्ट खर्चा पानी भी क्रेडिट, रिवॉल्विंग क्रेडिट पे चलता होगा, सब पैसा इधर भेज के इमीडिएटली. क्योंकि अगर 1-2 दिन भी लेट हो गया पैसा भेजने में तो आई फील लाइक, यू नो, वो 2 दिन का रिटर्न मिस हो गया मार्केट में. एंड मार्केट में रिटर्न अपना एक्सपेक्टेशन तो, एंड व्हेन आई वाज यंगर द एक्सपेक्टेशन वाज इवन हायर, तो 25-30% रिटर्न इन द मार्केट का एक्सपेक्टेशन रहता था. बैंक में तो यूएस में क्या 1-2% भी नहीं मिलता है, तो पूरा का पूरा 25-30% साल का घाटा ही हो गया. उसको आप डेली भी कंप्यूट करो कि डेली क्या घाटा होता है, तो दैट ऑल्सो वॉज कमिंग टू समथिंग लाइक, यू नो, 5-6 basis points per day. तो एंड इन टर्न कन्वर्टेड इनटू रुपी टर्म्स, यू नो, वुड बी साइजेबल अमाउंट. तो मुझे अगर एक पैसा भी एक्स्ट्रा बैंक में पड़ा रह गया और मार्केट में डिप्लॉय नहीं हुआ तो आई कांट स्लीप वेल. वेयर ऑब्वियसली अगर रिस्क एपेटाइट मार्केट के तरफ लो है तो समवन में फील अनकम्फर्टेबल इन्वेस्टिंग 100% ऑफ द मनी. तो एन इंडिविजुअल शुड डिटरमिन व्हाट इज़ द राइट, क्योंकि रात को नींद आना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर 100% इन्वेस्ट करके आपको नींद नहीं आ रही रात को कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, तो उसको रिड्यूस कर दो. पर जहाँ पे भी आपको बराबर से नींद है, पर आप अगर एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट में कैश और फिक्स डिपॉजिट में रखते हो, आपको नींद आती है, पर आपको रियलाइज़ करना चाहिए वो नींद का एक कॉस्ट है. कई बार अगर आप कॉस्ट समझोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, राइट? क्योंकि फिक्स्ड इनकम में या फिक्स डिपॉजिट में अगर आप रखते हो पैसा बैंकों में, तो आज कितना 6%, 7% ऐसा कुछ बनता है, जो आफ्टर टैक्स हो जाता है 4%, 4.25% कुछ, जो इन्फ्लेशन से कम है. तो नॉमिनल टर्म्स में तो आप पैसा बना रहे हो 6%, प्री टैक्स में 6-7% और पोस्ट टैक्स में भी 4-4.25%, बट इन्फ्लेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप रियल टर्म्स में आप घाटा कर रहे हो. एंड इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड. ऐसा नहीं कि इंडिया में कम मिलता है बैंकों में, वर्ल्ड वाइड दिस फिनोमिनन इज, इट्स लाइक अ अनरिटन लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग है, ये समझ लीजिए आप. इसलिए जहाँ पे जापान, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, ये सब जगह पे इन्फ्लेशन बहुत कम रहता है, जब बहुत कम रहता है तो इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आप बैंक पैसा आपका सिक्योर रखने के लिए पैसा चार्ज करेगी, एंड यू कांट अर्न
in risk-free manner, in my assessment, returns after tax that would cover your inflation cost. And so in real terms, you lose money. And once you understand that, you must understand that and then decide क्या asset allocation करना चाहिए. तो आप मुझे पूछो तो given the situation that you described, 21 years का age है अगर youngster का, तो he has the whole life ahead of him to earn. Yeah. Obviously you have to plan for exigencies. आपने insurance लिया है कि नहीं, वो सब भी important factor है. And I'll always encourage everyone के certain types of insurance make sense. A lot of insurance doesn't make sense, but certain types make more sense और वो लेना चाहिए. But वो एक basic आपने किया है तो at that age क्योंकि आपका नेटवर्थ अगर द वे आई वुड कैलकुलेट इज नेटवर्थ इज़ लाइक अगर मैं समझो 25-30 साल का जो भी है कि मेरी नेक्स्ट 30-40 ईयर्स अर्निंग लाइफ है. लाइफ में कुछ भी हो सकता है ऐसे तो, बट यू अज्यूम सर्टन बेस केस, तो वो अर्निंग्स का प्रेजेंट वैल्यू लो, तो यार ऑलरेडी यू विल फाइंड के 90+% ऑफ योर नेटवर्थ, मे बी 98-99% एट 21 years ओल्ड का एज पे एनीवेज is the present value of your future earnings capability and the savings from that. तो आप जो आज 20,000 रुपये महीने का सेव कर रहे हो, साल का समझो 2.5 लाख रुपया, that is anyways less than 1% of your net worth if you will. तो उसमें और extra cautious होने के बजाय I would say find the, and I'm obviously tilting more towards where my bias is, कि one should invest in equity market. एंड म्यूचुअल फंड्स पे क्या कहना है आपका? या म्यूचुअल फंड्स ऑब्वियसली सी अगर कोई इंसान फुल टाइम कर रहा है विच दिस पर्सन इज नॉट बिकॉज इज वर्किंग, शी इज़ वर्किंग समवेयर, तो बेटर है टू गिव इट टू प्रोफेशनल मैनेजर्स एंड लेट देम मैनेज द मनी रेदर देन थ्रोइंग डार्ट्स. अभी शेयर बाजार ऐसी चीज़ है जिसका कोई लाइसेंस नहीं लगता किसी को इन्वेस्ट करने का, और सब लोग थोड़ा फॉलो करके थोड़ा रीड करके अपने आप को एक्सपर्ट समझ लेते हैं. क्योंकि जब तेज़ी का माहौल होता है जैसा पिछले 5 साल रहा है, तो उस माहौल में यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर्स परफॉर्म बेटर देन फंड मैनेजर्स. यूजुअली शार्प क्राइसिस आती है कोई टाइप की, तब फंड मैनेजर्स, मैं ये टिपिकल बोल रहा हूँ, नॉट फॉर एवरी इन्वेस्टर दिस वुड नॉट बी ट्रू, बट टिपिकली अगर कोई शार्प क्राइसिस वगैरह आ गई तो रिटेल इन्वेस्टर की काफ़ी धुलाई भी हो जाती है, जबकि फंड मैनेजर्स माइट होल्ड अप बेटर. एंड व्हेन यू कंबाइन द तेजी एंड मंदी, या तो वन में आर्ग्यू के बोथ आर सिमिलर. आई हैव अ बायस के मे बी एटलीस्ट ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस अ प्रोफेशनल मैनेजर माइट डू बेटर. तो अगर कोई फुल टाइम नहीं कर रहा है ये, या एटलीस्ट इनफ अमाउंट ऑफ टाइम नहीं दे पा रहा है टू आइडेंटिफाइंग गुड अपॉर्चुनिटीज, then it is better, and I must caveat this is क्या कहते हैं, a biased opinion, because we are in the business of managing money, so you have to take it with that caveat. But I would think just like when you are sick you go to a doctor, थोड़ा बहुत self medication फिर भी कर लो आप, but ultimately if you think seriously about your financial health, then it's better to take a financial advisor's advice and a professional fund manager's fund management capabilities can be leveraged. एंड इसमें अज्यूमिंग कि अभी इक्विटी स्टॉक्स में 100% इन्वेस्ट किया है 20,000 रुपीज़, तो एनी फ्रेमवर्क यू हैव कि अभी जस्ट लेट्स से 21 है तो रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, प्रोपोर्शन इन लार्ज कैप स्टॉक्स वर्सेस मिड कैप स्टॉक्स वर्सेस स्मॉल कैप स्टॉक्स, क्या परसेंटेज रफली होना चाहिए आपके हिसाब से? सी अगेन रिस्क एपेटाइट के ऊपर है. अगर एट अ एज ऑफ 21 or whenever I was, let's say 25, 28, when I was working and earning money, or even before that when I wasn't working और leverage ले रहा था, उधार पे कर रहा था, या खुद का जो भी छोटा मोटा savings था, I would typically be at that time mostly in small and mid caps. but ऐसा कुछ standard rule नहीं है. जो हर्षद मेहता के टाइम का मैंने एग्जाम्पल दिया, मैक्सिमम लॉस हुआ जो जाली सर्टिफिकेट, वो सब लार्ज कैप में था. एक कंपनी जो विच इज़ लार्जेस्ट ऑफ लार्ज कंपनीज थी उसमें था. तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है. जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिखे वहाँ पे एट दैट एज आई वुड नॉट फाइन ट्यून इट टू दैट मच, बट ऑब्वियसली इफ द पर्सन वांट्स टू डू इट इन अ मोर कैलिब्रेटेड मैनर, तो एक फ्लेक्सी कैप फंड में वैसे भी हाफ मिल जाता है मोटा मोटा, 50-60% लार्ज कैप, 40-50% मिड एंड स्मॉल कैप.
तो आई हैव इन माई प्रोफेशनल करियर क्लाइंट मनी जो मैनेज किया है आउटसाइड इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम, वो जनरली ये ऑल कैप फ्लेक्सी कैप फॉर्मेट में मैनेज किया, जहाँ 50-60% इज़ इन लार्ज कैप and the remaining 40-50% is in mid and small put together. That I find is a good balance, gives ample opportunity to generate alpha from mid and small, and large cap some alpha and good amount of anchoring. राइट लाइक यू नो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा तो वैसे पूरा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में है, दोनों में. बट स्टॉक्स में जब होता है तो आई डोंट नो व्हाई आई लाइक टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क. मैं तो सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप में ही डालता हूँ मेजर. बट लार्ज कैप में मतलब पता नहीं, आई मीन आई डोंट सी लाइक अ लॉट ऑफ वो डेल्टा. एग्जैक्टली. सी आप जब इंडिविजुअली आप स्टॉक्स देखोगे और इन्वेस्ट करना चालू करोगे, तो ऑन रेयर ओकेजन्स लार्ज कैप में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा. एंड दैट वाज वन रेयर ओकेजन दैट आई सेड. बट अदरवाइज अगर मैं वो टाइम पीरियड निकाल दूँ अर्ली 90s का, जहाँ पे ये एक कंपनी में बहुत इन्वेस्टमेंट था, बाय एंड लार्ज थ्रू आउट माई पर्सनल इन्वेस्टिंग लाइफ बिफोर आई वॉज मैनेजिंग प्रोफेशनली मनी फॉर क्लाइंट्स वुड बी स्मॉल कैप्स. राइट. तो आपके पूरे इन्वेस्टिंग करियर में व्हाट वुड बी योर बेस्ट एंड वर्स्ट इन्वेस्टमेंट? Certainly. See, देखो इंडियन कंपनीज अभी बिकॉज वी मैनेजिंग सो मच क्लाइंट मनी, आई वोंट बी एबल टू गिव यू स्पेसिफिक एग्जांपल्स क्योंकि कभी इन्वॉल्व हो सकती है प्रेजेंटली या इन फ्यूचर. बट मैं अगर मेरा बिकॉज वी डोंट इन्वेस्ट इन यूएस राइट नाउ, ईएम में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं यूएस का जो टाइम फ्रेम का मैं अगर एग्जांपल दूँ, तो माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स विदाउट डाउट एंड अ की part of my success at Goldman when I was working during 2000-2006 was investments in Moody's and McGraw-Hill. McGraw-Hill is the parent of S&P. S&P की यहाँ भी रेटिंग एजेंसी है जैसे इंडिया में भी. तो ग्लोबली जो ये जायंट्स है रेटिंग एजेंसीज, these are not a duopoly, they are actually a partner monopoly. क्योंकि यहाँ पे इंडिया में एक रेटिंग चलती है, यूएस में एंड ग्लोबली मोस्ट प्लेसेस 2 रेटिंग्स आर कंपल्सरी, डी फैक्टो कंपल्सरी. अब यूएस में कोई भी कॉर्पोरेट इश्यूएंस होगा, दे वुड हैव 2 रेटिंग्स. 1 रेटिंग इज नॉट इनफ. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस 2 रेटिंग्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वुड बी S&P एंड मूडीज. तो आपके पास चॉइस नहीं है कि कोक पियो या पेप्सी पियो, या यू हैव टू ड्रिंक बोथ. And these guys know. So the example जो मैं दे रहा था आपको negative working capital, these guys are negative working capital. And earning 100 रुपये का तो 110 रुपये का कैश फ्लो है, 115 रुपये का कैश फ्लो है. बिकॉज रेटिंग इशू करने के पहले इन लोग पैसा ले लेते हैं, बिल कर लेते हैं, और एनालिस्ट को तो बोनस एंड ऑफ द ईयर देंगे. एंड अ गुड चंक ऑफ कॉम्प इज इन बोनस, और इवन फिक्स्ड कॉम्प जो है वो एंड ऑफ मंथ देंगे. इट्स अ फैंटास्टिक बिजनेसेस. आई फर्स्ट इन्वेस्टेड in these or our team in our portfolios across would have invested, I think, in 2002. Pehle McGraw-Hill and then soon after Moody's or some such this thing. And I was called at that time two trick pony क्योंकि हमेशा सिर्फ यही दोनों का मैं these were also the top positions in some of the portfolios, but at that time mid caps थे, तो not necessary every पोर्टफोलियो में टॉप पोजीशंस थे, बट साइजेबल पोजीशंस. एंड वी वर अमंग्स द टॉप शेयर होल्डर्स इन ईच ऑफ दीज कंपनीज. मूडीज में आई थिंक वॉरेन बफेट वॉज अ लार्जर शेयर होल्डर देन अस एट द टाइम और एट सम पॉइंट इन टाइम. एंड McGraw-Hill में वी माइट हैव बीन द लार्जेस्ट शेयर होल्डर देयर. सो दीज कंपनीज फैंटास्टिक फॉर माई सेल्फ. एंड द वर्स्ट एट दैट टाइम आई वुड से वॉज क्वेस्ट इंटरनेशनल. दिस वॉज द TMT बबल, एंड बाद में जो वो पूरे टेलीकॉम स्कैंडल्स हुए. तो फॉर्चुनेटली पार्ट ऑफ माई सक्सेस, यू नो, बिसाइड्स Moody's and McGraw-Hill at Goldman was fortunately linked to, and I used to cover telecoms, and at the time, besides these some of the media segments, so was avoiding or getting out of many of those telecom companies which went bust, either because the business models were flawed or because of accounting scandals and fraud and all. You know, many companies at that time went bust, including some of the largest companies like WorldCom. But one company where made the mistake of investing and paid, the price, I know to the exact basis point how much we lost, but it has been one of the most rewarding in terms of lessons learned, was Quest International.
क्या क्या लेसन सीखे आपने? उसी उसमें काफ़ी लेसन्स है, मैनी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड से वर रिलेटेड टू गवर्नेंस. हाँ. Yeah. And that's the only real world, and hopefully remains the only time when I had to make a court appearance was when I had to fly from here, Bombay to Denver court to testify against on behalf, as a witness on behalf of DOJ, and against some of the senior management on that one. Because there were several, things that were misleading to investors at the time. There was a big lesson from a governance perspective. So corporate governance, I think that is something which you will weigh a lot more now, like before investing in any other company. Yes. Still, the mistakes of governance, underestimating or improperly estimating, and the mistakes are on both sides. Sometimes the mistakes are of omission as well, Kushal, where you are too skeptical on governance and you miss out on otherwise great opportunities. वो mistakes भी हुए हैं, and other mistakes of commission भी हुए हैं, where you didn't properly assess the governance despite us. So it's also important, I tell the team also, not to learn too much from your mistakes. Not to learn is important, and not to learn too much is also important. Sometimes people learn too much from their mistakes, and that can be more dangerous or cause greater losses, often losses of omission. कोई मिस्टेक हो गया, आपने इतने स्ट्रॉन्ग फिर उसके बेसिस पे अगर आपने प्रिंसिपल्स कर लिए कि ये टाइप के, जैसे आपने डेट का कहा कि कोई समझो किसी का मिस्टेक हो गया, हैविली इंडेटेड कंपनी को खरीद के लॉस हो गया, एंड देन दे स्वेयर कि कभी डेट कंपनी को लूँगा ही नहीं. दैट मे बी अ लर्निंग टू मच फ्रॉम दैट मिस्टेक, एंड दैट काइंड ऑफ लर्निंग मे कॉज यू more lost opportunities. Yeah. So very important to draw the right lesson from your mistakes, in my view. Right. That's a very good saying actually, क्योंकि सबको ऐसे लगता है कि you have to learn from your mistakes, you have to keep learning. But that's I think this is something which is contrarian, कि you don't have to learn too much from your mistakes. There is a risk on both sides, learning too much, and I've made both mistakes. Correct. And in fact, my favorite pastimes तो नहीं कहूँगा, but one of the things I usually think of when going to bed, not the best thing to think of, is the investing mistakes that I've made, and what are continuously think, what are the lessons to be learned. And even now, I think sometimes of the mistake with this Quest International, what were the various, mistakes, and what are the right learnings from them. Now, since you mentioned about your US stocks, US mistakes as well. So now Donald Trump has been elected as the president of US. How do you see that impacting the Indian stock markets or the economy? Certainly. So I've been saying even since prior to the elections, Trump, forget about your personal preferences or political inclinations. And I've been jokingly saying Trump may be bad for humanity, but he's good for India. Yeah. This is all on the margin. Yeah. Okay. There's only so much impact a US president would have on India. India on its own is, in every respect, self-sufficient and बुलंद, if you will. तो वो बुलंदी को ऐसा कुछ हिट नहीं करता है या इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता है कि यूएस में कौन प्रेसिडेंट बनता है. बट ऑन द मार्जिन ट्रम्प इज़ बेटर. अगर आप देखो ये पूरा चाइना +1 जो हुआ, तो दो कारण है. एक तो फर्स्ट लेट मी टेक द इजी वन, बिकॉज ट्रम्प इज़ प्रो कॉर्पोरेट, प्रो बिजनेस. तो यूएस बिजनेसेस के लिए इज़ पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव. एंड ट्रम्प अपना खुद का सक्सेस मेजर करता है स्टॉक मार्केट. ही यूजेज अ बैरोमीटर फॉर हिज सक्सेस. सो ही इज़ ऑब्वियसली प्रो स्टॉक मार्केट ऑल्सो. तो ऐसी पॉलिसीज जनरली नहीं करेगा विच आर हर्टफुल टू इक्विटी मार्केट्स. सो यूएस कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के लिए बेटर है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ द सेकेंड मल्टीपल के लिए भी बेटर है. तो प्रॉफिट्स better, multiple better, so it's good for the US equities, if you will. US equity market is the largest market in the world. आज की तारीख में 70% जो दुनिया का मार्केट कैप है वो US का है, राइट? तो जब इतना बड़ा मार्केट अगर अच्छा करे तो एक ग्रेविटेशनल, अपवर्ड ग्रेविटेशनल पुल आ जाता है उसका. एंड सो आई थिंक दैट इज़ गुड फॉर मार्केट्स इन जनरल ग्लोबली.
Not every market, there are some puts and takes. So let's say, now coming to the second point, if going by his first term, अगर वो वैसे ही परफॉर्म किया और वही उसका अंदाज रहा, तो सेफ टू अज्यूम कि वो थोड़ा एंटी चाइना स्टांस रहेगा. तो ये पूरा जो चाइना +1 फिनोमिनन शुरू हुआ मेरे हिसाब से, वो ट्रूली शुरू हुआ 10 साल पहले 2015 के करीबन, जब ट्रंप वेंट ऑन रोड इन द प्राइमरीज, रिपब्लिकन प्राइमरीज 2015 से शुरू हो गई थी, 2016 में इलेक्शन था. तब जो वो चाइना के खिलाफ जो उसने इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस प्रेजेंट करने लगा, तो वर्ल्ड वाइड अदर लीडर्स एंड वर्ल्ड वाइड कॉरपोरेट लीडर्स एंड कॉरपोरेट बोर्ड्स वो सब सोचने लग गए कि अरे अगर ट्रंप आ गया एज प्रेसिडेंट या इसके जैसा कोई और लीडर आ गया, तो हमारा बिजनेस तो काफ़ी हैवीली लिंक्ड है टू चाइना, सप्लाई चेन पूरा डिपेंडेंट है ऑन चाइना, तो मे बी हमको थोड़ा डाइवर्सिफाई का सोचना चाहिए. तो वहाँ से मेरे हिसाब से तो चाइना +1 रियली टुक मोमेंटम. पहले जो था वो मे बी छोटा मोटा वो रिस्क सबको लगता था, बट ट्रम्प्स रिटोरिक रियली एस्केलेटेड द रिस्क परसेप्शन, एंड दैट्स व्हेन इन ट्रू अर्नेस्ट कंपनीज शुरू किया कंपनियों ने चाइना के बाहर देखना. एंड इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव बिकॉज government here in India was obviously improving the ease of doing business and more favorable policies and infrastructure improve हो रहा था and huge domestic market. तो वो इंडिया के लिए काफ़ी beneficial रहा है पिछले 10 साल में, and under Trump I think further boost उसको मिल सकता है. तो ये दो कारणवश कि एक तो US market and corporate sector, and on the first point अगर US corporate earnings growth is stronger तो इंडियन IT सेक्टर के लिए भी वो अच्छा है, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स इज अल्टीमेट डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ मच US कंपनीज वुड स्पेंड ऑन टेक्नोलॉजी विच देन फ्लोज थ्रू इंडिया. तो इंडिया में दैट्स अ साइजेबल, आज $200 बिलियन का अपना एक्सपोर्ट्स है इन IT सर्विसेज. यार 10% ऑफ एक्विटी मार्केट और 12%, 11, 10, 12% इज इन IT सर्विस इज अ मेजर सेक्टर. सो उसके लिए तो डायरेक्ट बेनिफिट है, but even for the manufacturing sector because of this China angle, indirect beneficiary. और ऐसे कोई आपके हिसाब से कोई ऐसे बिजनेसेस है या सेक्टर्स है जिसमें डायरेक्टली बहुत ज़्यादा फेवर मिल सकता है बिकॉज ऑफ ट्रम्प कमिंग इन द US? जैसा एकदम डायरेक्ट फेवर जैसा तो मुझे कुछ टॉप ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कहो तो इज द IT services sector, because corporate profit anyways after 3 years of lull, 22, 23, 24, the demand environment is expected to strengthen in IT. But this provides further impetus. So IT companies, and maybe that's why the sector has also done well, because market is a forward discounting mechanism. November 4-5 को कुछ रिजल्ट आया अमेरिकन इलेक्शन का, बट मार्केट इन US एंड एल्सवेयर माइट ऑलरेडी बी डिस्काउंटिंग अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रम्प coming to power. Not the event, but the probability the market might already be discounting, and obviously since then has also firmed up a little bit because that probability from whatever 60-70% would have gone to 100%, right? तो वो भी हुआ होगा. तो इतना at the top of my head कोई ऐसा सेक्टर नहीं लगता है जैसे CDMO, CRO और ये सब जो है in healthcare broader what gets classified under healthcare could benefit certain chemical companies जहाँ पे चाइना से काफ़ी linkages है of US and Europe that can benefit. And China, not just US, then Europe and other developed markets also start, companies start more or less emulating, which is always the case. Europe and Japan tend to emulate what US does. Right. तो इसमें आई अंडरस्टैंड दैट यू वोंट बी एबल टू नेम एनी स्टॉक एंड डिस्कस एनी स्पेसिफिक थिंग ऑन दैट, बट सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ इंडिया में, जो भी हमने डिस्कस किया पहले कि 70% आपका भी 4-5 सेक्टर्स के अक्रॉस पार्क होता है. सो डू यू सी एनी स्पेसिफिक लाइक 2-3 सेक्टर्स इन इंडिया राइट नाउ आपके हिसाब से ये ओवर वैल्यूड लग रहा है, या तो ये अंडर वैल्यूड लग रहा है, या तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी? Certainly. So Kushal, overall we don't think of sectors as being overvalued or undervalued, or let me put it this way, we don't have strong conviction in such thinking. हैविंग सेड दैट थोड़ा गट फील रहता है कि यार ये तो जैसे कि बीच में ऐसे लगता था कि ये डिफेंस सेक्टर पर्टिकुलरली डिफेंस PSUs में काफ़ी एक्सेस हो रहा है, रेलवेज में काफ़ी पर्टिकुलरली रेलवे PSUs में काफ़ी एक्सेस हो रहा है जैसे, बट इवन विद इन दैट देयर कुड बी सर्टन डिफेंस PSUs विच आर स्टिल वेरी अट्रैक्टिव एंड द टीम
उसमें निवेश कर रखा होगा. एंड देयर आर सम डिफेंस PSUs जिसमें पिछले 12-24 महीने से कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट है. बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इज़ माई पॉइंट. जो मैं पहले कह रहा था ना, किसी भी सेगमेंट को पूरा नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए और किसी भी सेक्टर में एकदम गंगो नहीं होना चाहिए फ्रॉम अ टॉप डाउन परस्पेक्टिव. हैविंग सेड दैट, बिकॉज जस्ट जो मैंने पहले कहा कि स्मॉल एंड मिड कैप कई सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो सेक्टर्स में हमारा हमेशा निवेश ज़्यादा होता है. वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ज़्यादा मिलती है. ये अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है टू इवेल्युएट. एंड फाइनेंशियल सेक्टर की अगर अपने बात करें तो ऑब्वियसली बैंक्स है, जहाँ पे लार्जर बैंक्स, टिपिकली प्राइवेट सेक्टर लार्जर बैंक्स में काफ़ी निवेश रहा है ओवर टाइम. बट ऑन द मिड एंड स्मॉल कैप साइड जो कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज कहते हैं जिन्हें, मतलब उनमें कौन होते हैं? जैसे कि नॉन बैलेंस शीट बिजनेसेस जैसे है. अभी बैंक्स और NBFCs तो बैलेंस शीट बिजनेसेस हो गई. अभी नॉन बैलेंस शीट बिजनेसेस में कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, यानी कि एवरीवन, लेट्स से जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, जो कंपनियां एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को सर्विस करती है, और या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस है, ऑल दीज आर नॉन बैलेंस शीट बिजनेसेस. तो उनमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. जो स्मॉल कैप मिड कैप, आजकल तो 25,000 करोड़ के नीचे स्मॉल कैप हो गया है, राइट. तो कई कंपनियां हैं जो करीबन 25,000 करोड़, 20,000 करोड़, 15,000, 30-35,000 करोड़ की, ये सब रेंज में जो कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज जिनको कह सकते हैं, उनमें कई अपॉर्चुनिटीज़ है. गॉट इट, परफेक्ट. एंड इसमें अभी जैसे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वन ऑफ द पास्ट इंटरव्यूज, एंड उसमें यू मेंशन दैट देयर इज़ वन बुक विच यू हाईली रिकमेंड टू एवरीवन विच इज़ कॉल्ड एज वैल्यूएशन बाय टॉम कोपलैंड. सो ऐसा ये बुक ने आपको क्या सिखाया, और डू यू रिमेंबर कि क्या ऐसे लेसन्स थे जो ये बुक ने सिखाया आपको? सो सर्टनली, सो सी, टॉम कोपलैंड की जो बुक मैंने पहली बार जब रीड करी, वो था आई थिंक 96-97 में, जब मैं ओवन स्कूल वैंडरबिल्ट में MBA कर रहा था. तो तभी सही मायने में मैं कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच जो है प्रॉपरली अप्रिशिएट कर पाया. पहले तो इंजीनियरिंग करी थी अंडरग्रेड में, हाँ, और उसके पहले ये ऑप्को फिनको का एक रूडिमेंट्री फ्रेमवर्क माइंड में था, बट इतना क्लैरिटी नहीं थी. और वो भी जो जोड़ तोड़ करते थे वो अर्निंग्स में करते थे, जो ऑप्को फिनको का. बट ये कोपलैंड बुक, एंड ऑब्वियसली जो प्रोफेसर थे हमारे वहाँ पे जिनके अंडर ये पढ़ रहे थे, तो वहाँ से फर्स्ट टाइम जो पूरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ फ्रॉम अकाउंटिंग अर्निंग्स टू कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच, वो करीबन उस टाइम पे हुआ. आई वोंट से पूरा कोपलैंड बुक की वजह से, बट कोपलैंड वाज वन ऑफ द की एलिमेंट्स इन दैट लर्निंग प्रोसेस. एंड काफ़ी अच्छी बुक है ऑन वैल्यूएशन. आई थिंक कि रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ी हैवी लगेगी ये रीड करने में, बट एनी प्रोफेशनल इन द इंडस्ट्री, हमारे टीम में सबको ये मस्ट रीड है. ओके. तो इट इज़ वेरी इंसाइटफुल फॉर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, आई वुड से. और इट्स ड्यू फॉर मी टू रीड अगैन. काफ़ी टाइम से मेरे डेस्क पे है टू रीड अगैन, एंड सूनर रेदर देन लेटर आई विल गेट टू इट. So let's say if you would recommend your top 2 or 3 books to a retail investor to start investing or learn about investing, any books that come to the top of your mind? Certainly. I'll have to ask my son, because आजकल वो रीड कर रहा है ज़्यादा इन्वेस्टिंग बुक्स. आई एम नॉट दैट वेल रेड. हमारे टीम मेंबर्स काफ़ी वेल रेड है, बट वन बुक दैट आई रेड विथ माई किड्स विच आई वेरी मच एन्जॉयड, और बहुत लाइट रीडिंग है ये. रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी मज़ेदार होगी, और ये नॉट नेसेसरली सिर्फ शेयर बाजार की है, बट मोर ब्रॉडली फाइनेंस इज़, बट ये अमेरिकन ओरिएंटेड है ज़्यादा. बट इज़ अ गुड बुक टू रीड. 100 Greatest Minds of Finance. Okay. वेरी लाइट रीडिंग. तो 100 पीपल पे 100 तो ग्रेटेस्ट माइंड्स में इसमें JP Morgan पे चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर, 2 chapters आई थिंक आर ऑन Rothschilds, द फादर एंड द सन. Nathan is the son, father was I think Edmund Rothschild. JP Morgan पे है, Cornelius Vanderbilt पे है, एंड ऑल. तो जो 100 साल पहले अमेरिका में हुआ, ये सब बड़े बड़े महारथियों ने किया, वो आज इम्पॉसिबल है किसी के लिए करना.
क्योंकि ये सब यानी हर्षद मेहता, केतन पारिक would look as small fries with some of the things when you compare. It's very interesting read, and can be very inspirational read also. इसका आई थिंक इंडियन वर्जन बनाना चाहिए, आपका इंटरव्यू इसमें डालेंगे. नहीं, बहुत महारथी है इंडिया में जिन पर ये ऐसी बुक बन सकती है. एंड इसमें मैंने जो कई ना ऐसे जो देयर लॉट ऑफ वेरी पॉजिटिव स्टोरीज ऑल्सो, लाइक JP Morgan की जो है स्टोरी एंड ऑल, सम आर वेरी पॉजिटिव एंड इंस्पायरिंग. एंड इन वन ऑफ योर पास्ट इंटरव्यूज मैंने ये भी सुना था कि दैट यू रियली एडमायर मिस्टर राधाकिशन दमानी अ लॉट. Yes. So what is something that makes him unique? So Radhakrishan Damani ji obviously is a ace investor, one of the highly respected investor for me as well. But what I find truly impressive, or I'm struggling for the right word, but inspirational, and what I admire the most is how he's built this whole retail business in DMart. He was through and through an investor in the market since the 80s or so. And then somewhere in 2003, I think, he stepped on the side to build DMart. And what a franchise he's built is most amazing. And at some way, maybe I relate to it a little bit more because when I think of myself, we had a retail store, as I was saying earlier. Yeah. I came back after 11 years of living in the US, 95 to 2006. Came here and convinced my dad कि बस रिटेल वगैरह स्टोर में कुछ नहीं रखा है, अब आप रिटायर हो जाए, स्टोर को बेच देते हैं. स्टोर को बेच देते हैं, वो पैसा भी शेयर बाजार में ही लगा दो. या Whereas I was given every opportunity. US में 11 साल रह के थोड़ा तो दिमाग चलना चाहिए था कि ये इंडिया में भी ये वॉलमार्ट्स और ये सब जैसे आगे चल के सीयर्स जैसे कंपनियाँ होगी. एंड look at, Damani ji, obviously he's what he is because he has the vision to see well beyond the horizon, identify such opportunities and build a phenomenal company right over the last 2 decades. And he built a team that has then built this. He's not, which is very beautiful, right? एक तो आप खुद पूरा लगे हुए हो, एक आपने ऐसी टीम बिल्ड कर दी जो उसको संभाल सके. right Then it becomes truly a going concern. If a business is fully dependent on you, then it's limited in a way to you. But if you make something independent of you, then it becomes very valuable as it becomes a going concern. I was also hosting Manish Chokhani sir on the podcast, and मैंने उनसे भी ये पूछा था. He also happens to know him quite well because same world, investing world. So he was telling me that Radhakishan Damani ji, like when he sits in a boardroom, वो सिर्फ सुनते हैं. He's a very good listener, and he'll make sure that everyone is speaking, and he is the last one or maybe the least. वो बोलते हैं ना, like he is going to be the one who will speak the least amount of time. True. And he absorbs a lot, and that is something which differentiates him. And that was something which was very unique because ऐसे लगता है कि कोई बोर्ड रूम में अगर बॉस है तो सबसे ज़्यादा वही बोलेंगे, या तो सबसे ज़्यादा मतलब जो भी सिखाना है या तो और ये करना है तो वही करेंगे. Certainly. नहीं, listening is very, very important, no doubt. Some, like maybe Radhakishan ji, by staying quiet listens more. But another investor I respect tremendously, who's unfortunately no longer with us, is Rakesh ji. He would speak his mind at any opportunity, but he was a great, obviously, investor. He was a very sharp listener. As well, very sharp listener. Jo conversations, few opportunities where I've had opportunities to interact with him in the past. He's a very sharp listener. Right. Or would always be very keenly interested in all things to do with the market, particularly individual companies. And when you'll start talking about those individual companies, he'll be 100% like attention, sharply focused on that. Yeah. So last two questions which a lot of people would be waiting for me to ask you. One is that do you see a market crash coming in the near future? What's your view? So see, I don't think I've ever been able to predict a crash or a bubble. You only realize that the market is crashing when you are in one or in rear view mirror.
और सिर्फ ये मेरा नहीं, मेरा ये मानना है, बिकॉज ये इन अ वे मार्केट टाइमिंग हो गया ना। तो मार्केट को टाइम करना, मैंने पहले थोड़ी देर पहले अमिताभ की मूवीज़ का जिक्र किया, तो 80s में ही मैंने ये रियलाइज़ किया, जब डॉन देखी होगी, कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एंड कई जन को जो मार्केट क्रेडिट देते हैं, मीडिया क्रेडिट देते हैं फॉर प्रेडिक्टिंग अ क्रैश और समथिंग एल्स, आप उनका अगर सही से बारीकी से एनालाइज करो, तो मोस्ट ऑफ देम मे बी आर पीपल जो लाइक अ ब्रोकन record हमेशा क्रैश प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगर इंडिया में या ग्लोबली समझो कि कोई 40 साल से क्रैश प्रेडिक्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स 92 में अर्शद मेहता के क्रैश के टाइम पे वो बहुत हीरो लगेगा, 2000 में .com या TMT क्रैश में वो हीरो लगेगा, 2008 के GFC क्राइसिस में हीरो लगेगा, बट दे आर लाइक ब्रोकन क्लॉक। हर 12 घंटे में एक बार, दिन में 2 बार सही दिखती है वो। यू टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू डिस्टिंग्विश दैट। एंड देखो, जो कंटिन्यूसली ना प्रेडिक्ट करता हो, उसमें भी कभी प्रेडिक्ट करता है कभी नहीं प्रेडिक्ट, वो भी वंस इन अ वाइल तो राइट बाय स्टेटिस्टिकली राइट हो जाएगा वो। या तो आप मुझे अगर कोई ऐसे मिले आपको कभी जो विथ एनी डिग्री ऑफ कंसिस्टेंटली क्रैश प्रेडिक्ट किया है और उससे पैसे बनाए हैं, तो फिर मैं मानूंगा कि भाई कोई ऐसे कर सकता है। अदरवाइज ये कॉइन फ्लिप की तरह है, राइट। half the times, market timing is like coin flip. Half the time you'll end up being right, half the time you'll end up being wrong. Over time, actually, अगर आप downside market predict करके अगर आप बाहर हो जाते हो मार्केट से, that is by the way the biggest risk and biggest mistake retail investors make. या तो मीडिया से प्रेरित होकर या प्रभावित होकर या अदरवाइज खुद के गट फील पे दे स्टार्ट बिलीविंग कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और मार्केट नीचे आएगा अभी मैं कैश में आ जाता हूँ। ये सब करने से जितने टाइम उन लोग कैश में जिस प्रतिशत से कैश में बैठते हैं उस पर उनका घाटा ही होता है ओवर टाइम, रेदर देन मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि आपने एक इंटरव्यू में बोला था वो रॉजर फेडरर का जो ट्वीट था, कोट था कि 54% ऑफ द टाइम वाज like he was right, only 54%, yet he was like the best player. So this is more to do, let's say, with the fund मैंने हम लोग ने टीम में ये इसका पूरा एक इन्वेस्टमेंट फोरम का सेशन रखा था, क्योंकि टीम में सब लोग वो फॉरवर्ड भी कर रहे थे व्हाट्सएप पे, लेट्स डिस्कस इट्स रेलिवेंस टू अस एज इन्वेस्टर्स। तो उसमें डिस्कशन की पॉइंट उसमें ये था कि रॉजर फेडरर सिर्फ एक तो ये पॉइंट है कि भाई हाँ, कि अपना ये बिजनेस जो है इज़ ऑल्सो लाइक दैट, और टेनिस इज़ ऑल्सो लाइक इन्वेस्टिंग, कि आप अगर 50 से ऊपर टाइम राइट होते हो तो आप एक्सपर्ट हो। इनफैक्ट 54 टाइम पे तो वो नंबर 1 हो गया। एंड एक्विटी मार्केट में भी इफ़ यू गेट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप 50-60 के प्रतिशत आपकी स्टॉक पिक्स राइट हो एंड नॉट लाइक स्क्यूड बाय वेट और समथिंग, यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। हैविंग सेड दैट, दो मोर इम्पॉर्टेंट टेक अवे देन दैट इज एवरी सिंगल पॉइंट फेडरर ने खेली होगी एज इफ द गेम, द मैच डिपेंडेड ऑन दैट पॉइंट। यू कैनॉट प्ले, ही डिड नॉट प्ले कि अरे मेरे को तो सिर्फ 54% टाइम जीतना है पॉइंट्स, तो क्यों इतना स्ट्रेच करूँ ये पॉइंट जीतने के लिए। सेम वे इन्वेस्ट, अगर वो वैसे करता तो 50% भी नहीं जीतता, एंड ही वुड नॉट बी फेडरर। फॉरगेट अबाउट फेडरर, वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट, नोबडी वुड बी टॉकिंग अबाउट हिम। सेम वे इन्वेस्टिंग टीम जो 50 से 60% भी सही आती है, वो तब आ पाएगी जब 100% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ऐसे इन्वेस्ट करे एज इफ देयर होल परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। सो वो सिलसिले में वो बहुत ही मेरा वन ऑफ माई फेवरेट ट्वीट्स इट हैज़ बिकम। राइट। When do you think Sensex will touch 1,50,000? See, I'm very obviously जब शुरू किया था तब ये कुछ 250-500 कुछ था वो टाइम पे। उसी साल हुआ था आई थिंक 250 से 500, 85 में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। माई एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी सिंपल कि मार्केट नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट की तरह कंपाउंड होता है। दैट्स बीन द केस लास्ट 30-40 साल से। ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से थोड़ा प्रभाव पड़ता है, बट अगर आप अब आज कुछ 78,000 पे है सेंसेक्स, तो 1.5 लाख यानी मोटा मोटा डबल।
मेरे हिसाब से लो डबल डिजिट रिटर्न एनुअलाइज इज़ अ रीजनेबल बेस केस एक्सपेक्टेशन. जैसे आप 10 बार कॉइन फ्लिप करोगे तो 5 हेड्स 5 टेल्स वुड बी बेस केस एक्सपेक्टेशन. आने को 8 हेड्स आ सकते हैं, 10 हेड्स भी आ सकते हैं. तो होने को तो कभी भी जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, बट बेस केस एक्सपेक्टेशन वुड बी 2031 में वी शुड सेंसेक्स शुड क्रॉस 1.5 लाख. गॉट इट. या आई थिंक 10 अगर 11% भी अगर मान के चले 10% समझो, क्योंकि 1% डिविडेंड हो जाएगा. Correct. तो 10% के हिसाब से अगर आप पकड़ो 7 years तो 7 ईयर्स के में करीबन होगा. Got it. And by any chance, like by the way, do you plan to shift back to India anytime soon in the future? I would love to, but क्या है कि while ease of doing business, जैसे मैंने पहले अपने डिस्कस कर रहे थे इसी डिस्कशन में कि काफ़ी इम्प्रूव हुआ इंडिया में, बट हमारे इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट मेरे इतनी कोशिश के बावजूद और हमारे इंडस्ट्री में कई लोगों की काफ़ी कोशिश के बावजूद वो अभी तक नहीं आया है. तो जो फॉरेन फंड्स मैनेज करते हैं पूल्ड फंड व्हीकल्स, वो इंडिया में बैठ के करने का प्रावधान, प्रैक्टिकल प्रावधान लॉ में नहीं है, प्रोविज़न नहीं है. और आई होप कि नेशन वाइड नहीं तो एटलीस्ट गिफ्ट सिटी में वो प्रोविज़न आ जाए. आई एम विलिंग टू एंड हैप्पी टू मूव टू गिफ्ट सिटी इवन दो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप एंड लव मुंबई. मैं गिफ्ट सिटी मूव हो जाऊँगा, आगे पीछे बुलेट ट्रेन आ जाएगी 4 घंटे में. वैसे भी वंदे भारत अभी 5-5.5 घंटे में आ जाती है. बट गिफ्ट सिटी से भी आप आज कोई फंड मैनेजर है वो बैठकर ग्लोबल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स जो है वो नहीं मैनेज कर पाता है एज पर करंट लॉज. माइनर चेंजेस की ज़रूरत है. जेटली साहब ने लेट मिस्टर जेटली हैड फॉर्चुनेटली in some ways introduced as early as 2015 सेक्शन 9A करके एक प्रोविज़न है. तो विद इन फर्स्ट ईयर प्रीटी मच 14 में तो उनका इलेक्शन ही हुआ था पार्टी का, एंड Feb 15 में ही जो इंडस्ट्री काफ़ी बरसों से लॉबी कर रही थी उसके चलते जेटली साहब ने वो एक नया मॉडिफिकेशन कर दिया था लॉ में. और उस लॉ के इतने कंडीशंस है कि वो प्रैक्टिकली कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया है. एंड काफ़ी मॉडिफिकेशन भी हो गए लॉ के, पर आज तक वो नहीं हुआ है. होपफुली, जैसे मैंने इन वन ऑफ माई मीटिंग्स विद जेटली साहब, मैंने जब उन्होंने कहा अरे तुम अभी तक सिंगापुर में बैठे हो क्यों, वो अभी तुम तो इसी मामले को फ़ाइट कर रहे हो, तो मैंने उनको मजाक में कहा कि मैं अभी ये मेरे लिए नहीं फ़ाइट कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ कि होपफुली उनके लिए तब तक ये वो मजाक था. आई स्टिल होप कि द रेगुलर चेंजेस जो सरकार ये इम्प्रूव कर रही है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. होपफुली ये बजट में जो 1 महीने में है उसी में वो changes आ जाए which would allow me to and people like me in the industry to move back, because we'll not just move individually, the whole teams would move, a lot of fund management activity would move from various other places that are being conducted. and अगर truly India को hub बनाना है like Singapore या London या न्यूयॉर्क और बॉस्टन, तो ये एक सिंपल प्रोविज़न जो है फिक्स करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज वेदर इट्स गिफ्ट सिटी और एनी अदर प्लेस इन इंडिया, एट बेस्ट वो मॉरिशस या डबलिन या लग्जमबर्ग जैसा बन सकते हैं. बट सिंगापुर लंदन बनाना है तो फंड मैनेजर्स को यहाँ लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ये सेक्शन 9A को फिक्स करना ज़रूरी है. या फिर जैसे मैं आजकल कहता हूँ कि इंडिया के लिए मत फिक्स करो, ये जैसा है वही सेक्शन सिंगापुर पे भी लगा दो, लंदन पे भी लगा दो, तो सबके लिए इक्वल कर दो. तो जो भी इसमें इश्यूज़ है वहाँ पे भी जब सब जगह ये इश्यूज़ हो गए तो फिर इंडिया में भी है. आज क्या है, अनलेवल्ड प्लेइंग फील्ड है, वहाँ पे इश्यूज़ नहीं है, बट यहाँ पे इशू एंड इश्यूज़ इस प्रकार के, नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, कि कोई क्लाइंट इधर पैसा नहीं देगा अगर आप इधर बैठे, तो अब तो बिजनेस ही बंद कर दो. एंड व्हेन आई से कोई क्लाइंट, इट्स लाइक डजंट अप्लाई टू सॉवरेन्स, पेंशन प्लान्स एंड ऑल दीज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, बट एनी पूल्ड व्हीकल में कोई पैसा नहीं देगा यहाँ पे. एंड अ लॉट ऑफ मनी दैट्स इन्वेस्टेड इन इंडिया, आई वुड से maybe even majority of money comes through pooled vehicles. वो यहाँ से मैनेज ही नहीं कर पाते हो आज. So is this, if I may ask, is this related to like some taxation issues or it's more on the so it's complicated है. मैं तो obviously इंडिया में टैक्स ज़्यादा है सिंगापुर से, तो आई एम वेरी हैप्पी कि पर्सनल लेवल पे, हमारी कंपनी के लेवल पे टैक्स ज़्यादा पे करने को मैं रेडी हूँ, और हमारे दूसरे इंडस्ट्री के लोग रेडी है. और हम लोग ने ये हम लोग एक्सप्लेन भी किए कि हमको टैक्स बेनिफिट नहीं, हम तो टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं.
बट अगर एकदम संक्षिप्त में कहूँ तो अगर मैं और मेरे जैसे इंडस्ट्री के लोग अगर आप सिंगापुर में बैठे हैं और वही कार्य कर रहे जो हम इंडिया में बैठ के अगर करेंगे, तो सिंगापुर में हमारे क्लाइंट्स को कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जो 15 लॉन्ग टर्म पे समझो 12.5%, शॉर्ट टर्म पे 20% है। बट वही कार्य अगर हम इंडिया में बैठ के करते हैं तो हमारे क्लाइंट्स को 40% टैक्स लगेगा। तो अब कोई क्लाइंट पैसा देगा ही नहीं हमको अगर हम इंडिया में बैठेंगे। वो बोलेंगे हम जो सिंगापुर में बैठे हैं उनको ही पैसा देंगे, पूरा धंधा ही बंद हो जाएगा। टैक्स का तो है ही नहीं, पूरा बिजनेस ही बंद करना पड़ेगा, एटलीस्ट कोमिंगल्ड पूल्ड फंड्स का, जहाँ से मेजॉरिटी पैसे वहीं से। गॉट इट। सो ये अभी लाइक इट्स गोइंग ऑन, लाइक इन द सेंस इट्स विद द कंटिन्यूसली डायलॉग इज गोइंग ऑन। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की खुद के कंसिडरेशंस है, बट इन आर इंडस्ट्रीज असेसमेंट देयर कैन बी अ वेरी हेल्दी मीटिंग ग्राउंड जहाँ पे दोनों के कंसर्न्स रिजॉल्व, जैसे हो ही रहा है, जैसे सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क, कई जगहों पे हो ही रहा है। तो वी कैन हैव आवर ओन सेट ऑफ लॉज, वी डोंट हैव टू कॉपी दोज लॉज, बट बोथ concerns of both sides can be addressed. सिंगापुर के बारे में, लाइक व्हाट इज समथिंग यू लाइक द मोस्ट? हाउ लॉन्ग यू बीन स्टेइंग इन सिंगापुर बाय द वे? सिंगापुर अभी 11 साल हो गए, 2013 से। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है सिंगापुर के? इट्स ट्रूली एपिटमाइजेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, यानी मैंने यूएस में काफ़ी साल काम किया है, इंडिया में किया है, सिंगापुर में किया है, कई जगह देखा है। इन्वेस्ट करते 25 कंट्रीज़ में, फ्रॉम कोरिया टू मैक्सिको 25-30 कंट्रीज़ में। तो उन कंपनियों से बातचीत के, तो ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू डू बिजनेस, ब्राज़ील जैसे, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एज वी आर इन्वेस्टिंग। सिंगापुर इज़ ट्रूली एट द एंड ऑल दिस जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग होती है उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे में ही रहती है सिंगापुर, एंड ड्यूली डिजर्व्स, मेरे हिसाब से तो, मेरे एक्सपीरियंस में नंबर 1 है वो। एंड आई होप इंडिया एट सम पॉइंट इन टाइम, sooner rather than later, reaches that number 1 position. 2014 में जब ये सरकार आई थी तब कुछ 142nd पोजीशन पे थे अपने। लास्ट पब्लिकेशन जो वर्ल्ड बैंक का था वो अपने को 62nd या 63rd पोजीशन पे दिखा रहा था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नाउ ह्यूज इंप्रूवमेंट, 143rd से 62nd, 63rd, ह्यूज इंप्रूवमेंट इन अ 6-year टाइम पीरियड। तब से पब्लिश करना बंद कर दिया, हो सकता है अब अगर पब्लिश करे तो और इंप्रूवमेंट आया होगा पिछले 4-5 साल में। बट वी शुड नॉट स्टॉप और रिलेंट टिल वी आर नंबर 1, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज द नंबर 1, आई थिंक नंबर 1 way of growing faster, elevating people out of poverty, raising the standards of living, and becoming a developed nation, as our honorable Prime Minister has set the goal for 2047 का जो गोल रखा है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जितना आप इम्प्रूव करेगा उतना फास्टर ग्रोथ होगा, उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होगी। अभी ये एक प्रावधान जो मैं अपने इंडस्ट्री का सेक्शन 9 का ये एक फिक्स कर दे तो मेरे हिसाब से मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हो गए। तो ऐसे कई दूसरे इंडस्ट्री के अलग अलग इश्यूज हो गए। तो ईज ऑफ, जैसे क्रिकेट में मैं हमेशा कहता हूँ, क्रिकेट में इंडियंस को नंबर 2 होना पसंद नहीं है, राइट? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी नंबर 2 होना, वी शुड नॉट सेटल फॉर नंबर 2, वी शुड बी नंबर 1. We are far from there right now. Right. So last question, this is a tricky one. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Prashant Khemka, what is that one question you would like to ask him towards the end of the interview? Well, that's truly a difficult one because आपने काफ़ी अच्छी तरह से सब कुछ कवर कर लिया है। Maybe on a lighter side, I would say कि what else do I do in free time? Actually, what do you do in your free time? तो I'm big fan of cricket. तो cricket काफ़ी follow करता हूँ with kids also. My kids are also big fans of cricket. चाहे 5 day हो, 1 day हो, we track at least. सब कुछ देख नहीं पाते, इतना टाइम नहीं होता है। IPL we are big fans. And several sports. Chess का have become a bigger fan after Gukesh's win. काफ़ी खेलता था चेस में भी बचपन में, बच्चे भी खेलते चेस। गुकेश का जो विक्ट्री का मैच है वो मैं 2 बार देख चुका हूँ, और
जो उसके विक्ट्री मोमेंट्स है वो dozens of times I have seen the last 5-10 minutes. It's truly a proud moment for the for Indians anywhere in the world. बच्चों के साथ भी देखते हैं, गुकेश के बहुत सारे मैचेस देख रहे हैं अभी, वो तो अभी वही गुकेश फेज में चल रहा है पूरा फैमिली स्टिल सिंस एंड वी सॉ द टूर्नामेंट एज वेल, नॉट ओनली द फाइनल मैच बट वी सॉ we're following the tournament as well. I've started following chess quite closely. One of my friends is a grandmaster, Vidit Gujarati. He's from my hometown. Oh, fantastic! Yeah, he was. मैं जब देख रहा था तो he was coming on several of those, commentary में वो chess base पे देख रहा था मैं. तो he was there. He's very nice commentator as well, and of course great chess player. Correct. तो उसकी वजह से मैं काफी follow करने लगा. Very nice. Both of us are from Nasik. Oh, fantastic! Hope to meet him someday. Yes, it would be great. Awesome. Thank you so much for your time. बहुत मजा आया आपसे बात करके. And Thank I you. hope I could do justice to your time. Thank you so much कुशल, बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बातचीत करके. Thank you for taking the time. Thank you so much. Pleasure. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सकते हैं फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.